जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर अनीला's चैनल। आज की जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर हम इनको विदाउट एनी डाउट रोमांस की क्वीन कहें तो मेरा ख्याल में ये कोई बहुत इसमें मुगालता नहीं होगा। विदाउट एनी डाउट ये इस वक्त हमारे टीवी पे जितने भी ड्रामे चल रहे हैं उनकी टॉप राइटर्स में से हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय वेरी ऑनरेबल गेस्ट साइमा अकरम चौधरी। अस्सलाम वालेकुम साइमा, वालेकुम सलाम अनीला। क्या हाल चाल? आपने जो मुझे रोमांस का वो कह दिया ना, सबसे पहले आपको पता है कि लोग सबसे ज्यादा मुझ पे इतराज ये करते हैं कि मेरा रोमांस ही लास्ट एपिसोड में आता है। ये लोग तो कौन से लोग हैं साइमा, मुझे ये बता दें। यार, दुनिया भरी हुई है दुखी किस्म की जो रूह है, जिन्होंने मेरी जो है ड्रामास देख के उन्होंने उसकी थोड़ी सेटिस्फेक्शन करनी है अपनी। तो वो बेचारे अभी जैसे रिसेंटली भी एक सीरियल खत्म हुआ है हम, तो उसमें भी उनको बड़ा इतराज था कि मैं आखिर में ला के मैंने जो है उनके कुछ स्वीट से जो उनके मोमेंट्स थे वो मुझे बनाने चाहिए थे, तो जो मैं नहीं बना सकी। तो लोग मुझे कहते हैं कि बाप ने एक बड़ा एक रोमांटिक सा सीरियल लिखना, बल्कि आपने खुद मुझसे फरमाइश मैं की है। असल में मैं यही सोच रही थी कि ये कहीं आप मुझे तो नहीं कह रही, क्योंकि मैंने भी आपको यही एग्जैक्टली कहा था जी जी। कि रोमांस का क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक कह रही हैं। अब मैं आपकी फरमाइश पे जो है ना वो एक रोमांटिक सा सीरियल लिखूंगी, उसके बाद जब लोग एतराज करेंगे तो मैं उनको बताऊंगी कि भाई ये अनीला की फरमाइश पे था। तो और अनीला जो है अब इसके लिए जो आप दे क्यों हाँ, क्यों लोग क्यों एतराज करेंगे? लोग इतराज करते हैं, लोग आपकी हर बात पे इतराज करते हैं। आपकी हर बात पे एतराज करते एतराज हैं? करते हैं उनको। बात वो है ना, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। तो हम कुछ भी ना करें तो वो हो जाता है, जैसे हो आज जाते हैं बदनाम। हो जाते हैं बदनाम। जैसे भी आजकल लोग हमें कह रहे हैं कि हम चैनल्स के पैसों पे जो है ना हम कनाडा आए हुए हैं, माशाल्लाह। हम यशी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। तो मैं बल्कि भी किसी ने कमेंट किया हुआ था जी। मेरी एक इंस्टा की फोटो के नीचे कि आप वाह चैनल के खर्चे पे आप याशी कर रहे हैं। तो मैंने कहा अल्लाह ताला आपको इतना टैलेंट दे कि चैनल्स आपको भी याशी करवाएं और आप आए। तो माशाल्लाह। लोग तो करते हैं, हर चीज पे इतराज करते हैं चीजें। इस हाँ। पे आएंगे हम। ये हम्म। मेरा एक बड़ा एक सवाल था जो मैं आपसे हम्म। पूछना चाह रही थी। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं साइमा। हम्म। मुझे ये बताएं कि ये इस सफर का आगाज हुआ किस तरह से? अनिला, सफ़र का आगाज़ जो है ये बहुत पुराना है। ये निस्फ़ सदी का किस्सा है। कोई 2-4 बरस की बात नहीं, तो इससे ये मुराद मत ले लीजिएगा कि मेरी एज ज़्यादा है। नहीं, बिल्कुल सवाल ही ऐसा पूछा कुछ मैंने, नहीं अपनी है। सोच भी मैं एक्चुअली बहुत छोटी एज से लिख रही हूँ। पहले मैंने बच्चों के लिए लिखना स्टार्ट किया, फिर मैं नॉवल राइटिंग की तरफ आ गई। उसके बाद फिर जो है मैंने अफ़साने लिखे किसी दौर में। फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो था वो मेरी एक जर्नी है जिसके पीछे कोई होंगे, मेरा ख़्याल है कोई 18-19 साल तो होंगे। एक बिल्कुल कच्ची-पक्की जो मेरी स्टोरीज़ थी बच्चों के लिए, वहाँ से स्टार्ट होने वाला जो सफ़र है, अब स्क्रिप्ट राइटिंग पे आके ख़त्म हुआ है। तो बीच में बहुत कुछ लिखा। अभी भी मेरी 7-8 नॉवेल्स हैं जो कि बुक फॉर्म में हैं, जो आपको पाकिस्तान के किसी भी वहाँ से मिल जाएँगे, बुक स्टोर से मिल जाएँगे। फिर जब मैं ड्रामास की तरफ आ गई तो उसके बाद अब नॉवल राइटिंग के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता। हम्म। तो साइमा, हमारे ऑडियंस को आप वो किस्सा बताना पसंद करेंगी जो आपने कुछ अर्से पहले मुझे बताया था कि आपने किस तरह से आपको महसूस हुआ कि आप एक अच्छी राइटर बन सकती हैं? हुँ, हुँ। आपकी किस तरह से आपको ये एक एक आपने मुझे एक इंसिडेंट बताया था जिससे आपको लगा कि हुँ। आपने जो कहानी सुनानी शुरू की अच्छा, थी, वो हाँ। बात। जी। जी, वो मेरे बचपन का के दौर का वाक़या है कि जब मैं बहुत छोटी होती थी, मेरा ख़्याल है मेरी ऐज होगी कि 4-5 इयर्स होगी या 6 इयर्स होगी। हम्म। तो हमारे घर के पास एक फ़ैमिली रहा करती थी कि और थोड़ा उनका जो माहौल था थोड़ा कंज़र्वेटिव था, स्ट्रिक्ट था, जो भी थे उनके अपने एक थे टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो अपनी लाइफ़ स्पेंड कर रहे थे। तो उनकी जो बेटियाँ थीं उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। तो वो 4-5 बहनें थीं हम्म। और वो घर में ही काम करती थीं, अपना जो भी उनका था काम था। तो मैं अक्सर शाम को उनके पास चली जाती थी क्योंकि वो बुक्स की बाइंडिंग किया करती थीं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, वो हाँ। काम मुझे बड़ा एक लगता था, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था और मेरा दिल करता था, मैं उनके साथ जाके बैठती थी। तो बुक्स की जो वो बाइंडिंग कर रही होती थी, तो मैं उनके साथ उनकी हेल्प करवाती थी। अच्छा। तो वो फिर मुझसे पूछती थी कि तुम स्कूल गई, क्या हुआ, किस तरह से हुआ? तो मैं उनको बाहर की जो स्टोरीज़ होती थी ना, वो मैं उनको बड़ा घड़ के सुनाती थी, बड़े इंटरेस्टिंग वे में। हम्म। फिर उस दौर में ये था कि कोई अगर मैंने मूवी देख ली है, कोई भी बॉलीवुड की या अपने पाकिस्तान की, तो मैं उनको आके उनकी स्टोरीज़ सुनाया करती थी और बाज़ औक़ात मैंने वो मूवीज़ नहीं देखी होती थी क्योंकि आपको पता है आज से
आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो थोड़ा माहौल जो था वो हमारा इस तरह से नहीं था, इंटरनेट नहीं था और चीज़ें वीसीआर होता था घर में, उसमें हम लाके कैसेट डालते थे तो वो फिल्म जो थी वो हम देख सकते थे। तो मैंने उसका एक हल निकाला, वो ये हल निकाला कि बस मुझे फ़िल्म का नाम पता होता था। जैसे फ़र्ज़ करें इंडियन एक मूवी थी शहंशाह, हाँ, हाँ, आई बिल्कुल, डोंट नो अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की, हुँ, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है लेकिन हुँ। मैंने शहंशाह मूवी जो थी वो खुद शहंशाह, एक पूरा वो पहन के घूम रहे वो होते हैं ना आता था अमिताभ बच्चन। वो लिबास उसका जो था ना वो जो निकलता है तो उसके लोहे का। सॉन्ग्स सुने हुए थे। हाँ। तो मैंने वो जो सॉन्ग सुने हुए थे तो उसपे एक स्टोरी बना के उनको सुनाई शहंशाह मूवी की। अच्छा, अच्छा। उसके बाद श्रीदेवी और क्योंकि उस दौर में बड़ा क्रेज़ होता था हाँ, ना हाँ, इन हाँ। लोगों का। तो वो मैं कहानियाँ जो थी वो बना के तो उन लोगों को सुनाती थी और जब वो उनके जो फेस एक्सप्रेशंस हुआ करते थे ना उससे हुँ, मुझे लगता था कि नहीं अब ये थोड़ा-सा स्टोरी जो है वो डल हो रही है, इसमें हुँ, सॉरी मुझे कोई एक अच्छा ट्विस्ट डालना चाहिए। हुँ, तो उनके फेस एक्सप्रेशंस जो थे वो मुझे उन्होंने स्टोरी निटिंग जो है वो करना सिखा दी। हुँ, तो बस इस तरीके से मैंने स्टोरीज़ बनाना शुरू की और फिर मैं शायद मेरा ख़्याल है कि 5th या 6th क्लास में थी उस टाइम पे मैंने एक छोटी-सी लिखी तहरीर लिखी और उसको हुँ, मैंने न्यूज़पेपर में भेज दिया और वो पब्लिश भी हो गई इत्तेफ़ाक से हुँ, और किसी को यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैं 9th क्लास में जब आई हूँ तो फिर मैंने बाकायदा एक बड़ी स्टोरी जो थी वो लिखी हुँ, जिसका नाम था कहानी बदल गई। हुँ, महानामा फूल में वो पब्लिश हुई थी। हुँ, तो वो जब आई है तो उसके बाद फिर मेरा एक स्टार्ट हो गया। वो मैंने ऐसे ही कॉम्पिटिशन में आके हमारी क्लास में एक मेरी एक तो बड़ी अच्छी वो फ्रेंड है सदफ उसकी न्यूज़पेपर में एक स्टोरी पब्लिश हुई तो मेरी हुँ, हम चूँकि उनके एक अपोज़िट ग्रुप था और बड़ा एक कॉम्पिटिशन हुआ करता था। हुँ, तो सबने कहा भई सदफ ने लिख लिया तुम क्यों हमारे में से कौन लिखेगा? हुँ। तो ये फ़रीज़ा भी जो है वो मुझे सरअंजाम देना पड़ा। और मैं आपको बताऊँ मज़े की बात ये है कि मैंने 8th क्लास में पहला एक स्टेज प्ले लिखा था अपने स्कूल के लिए। तो उन दिनों एक बड़ा एक फन फेयर सा हो रहा था जिसमें 3 रोज़ का फन फेयर था जिसमें एक ड्रामा जो था फेस्टिवल के नाम से एक था। तो मैंने जाके अपनी वहाँ पे मैडम से फ़रमाइश की जो कि सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर रही थी कि मैं भी इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं आप बहुत छोटी हैं, आप कुछ नहीं कर सकती। और जाएँ अगर जब मैंने ज़्यादा इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप जाके तो अपना कोई आइडिया लेके आएँ। तो हुँ, 7th या 8th में थी तो मैंने उस दौर में स्टेज प्ले लिखा ज़माने के ठुकराए हुए लोग। ओह! हाँ, और उसमें एक ज़माने का ठुकराया हुआ शायर था, एक शौहर था। इस तरह से कुछ 4-5 कैरेक्टर्स थे जो कि मुझे लगता था हमारी सोसाइटी में थोड़ा दबे हुए हैं। तो वो मैंने लिखा और लिख के मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को राज़ी किया और हमने वो पूरी एक उसकी रिहर्सल करके फिर हम मैम के पास लेके गए। तो उन्होंने जब ये देखा हमारा तो उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने हमें हुँ, परमिशन दे दी कि आप स्टेज पे आएँ और परफ़ॉर्म करें। हुँ, तो वो मैंने एज़ ए राइटर और एज़ ए डायरेक्टर और एज़ ए एक्टर तीनों मैंने इसके अंदर जो है वो ओह काम किए हैं। ज़बरदस्त! तो वो मेरा पहला प्ले था और वो बड़ा और वो 3 दिन वहाँ पे जो है हमारा फेस्टिवल रहा है और 3 दिन हुँ, मैंने इसको हमने वहाँ परफ़ॉर्म किया और बड़ा मज़ा आया। हुँ, तो एक छोटा सिटी था सादकाबाद पंजाब का आखिरी हुँ, शहर है। हुँ, हुँ, तो जब बाहर निकलते थे तो लोग कहते थे अच्छा ये वो है जिसने वो ड्रामे में वो किया था ना। हुँ, तो हुँ, वो चूँकि टीवी तो था नहीं तो सारी ही अवाम उस दौर में हमारे उसमें आई हुई थी उन्होंने देखा। हुँ, तो एक वहाँ पे एक पहचान जो थी आपकी एक शिनाख्त का जो एक सफ़र है वो हुँ, बड़ा मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे इसको इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए और हुँ, फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपके पास अपनी स्टोरीज़ बताने के लिए बहुत सारी हो जाती हैं। तो मैं बचपन में मुझे बुक रीडिंग्स का बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ था। दुनिया जहान के मैं कहती हूँ मैंने कहानियाँ, नॉवेल्स, इमरान सीरीज़, उमर यार, टार्ज़न अ, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो उसके बाद एक और मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। हुँ, एक शॉप थी जहाँ से मैं जाके बुक स्टोर था, मैं स्टोरीज़ लेके आती थी। हुँ, तो एक स्पेसिफ़िक हमें पैसे मिलते थे कि जो हमने डेली के हमें जेब खर्च मिलता था। हुँ, उसमें ये था कि एक ही कहानी आ सकती थी और मेरा मसला ये था कि मैं जब वो स्टोरी लेकर आती थी तो मैं रास्ते में आते-आते जो है ना उसको ख़त्म कर लेती थी। हुँ, तो उसमें अब वो जो बिल्कुल ही नहीं होती थी फिर मैंने जाके ना एक और कहानी गढ़ी उस हुँ। शख़्स के पास जाके बुक स्टोर के मालिक के पास, बहुत छोटी थी मैंने उसको बताया कि देखो मेरे वालिद मुझे बहुत कम पैसे देते हैं, मुझे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है नहीं और ना साहब। मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत मुझ पे वो करती हैं। ऐसी दर्दनाक किस्म की मैंने उनको स्टोरी सुनाई कि उस बंदे का दिल पसीज गया। उसने कहा कि तुम यूँ करो मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, तुमने बस ये जो स्टोरीज़ है ना, जो मुझसे लेके जाओगे इसको खराब नहीं करना।
अच्छा। तुम पढ़ो और पढ़ के ना ला के मुझे वापस कर दिया करना। मैं दिन में 4-4 दफ़ा उसकी शॉप पे जाती थी। इतना मुझे क्रेज़ था। जब मैंने बहुत पढ़ लिया तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, मेरे पास कुछ है बताने को कि मैं भी ऐसी स्टोरीज़ लिख सकती हूँ। तुम्हारा फेवरेट कौन था, ऑथर कौन था उस उस दौर समय? में उस दौर में तो मुझे याद है कि इमरान सीरीज़ में मज़हर कलीम थे, वो मुझे बड़े पसंद थे। उनके तो सारे ही मैंने वो चार्ट लिए थे, मुझे वो था। लेकिन मेरा एक और भी इश्यू था कि मैंने जब बच्चों का लिटरेचर बहुत छोटी एज में पढ़ लिया ना, फिर मेरे पास ऑप्शन क्या था बड़ों का। फिर मैं ख़वातीन डाइजेस्ट, पाकीज़ा और किरण इनकी तरफ आ गई। और वो फिर मेरे फ़ादर को बड़ा गुस्सा आता था कि इतनी छोटी एज में ये पढ़ रही है। तो मैं क्या करती थी, हमारे स्टोर में गंदम की बोरियाँ पड़ी होती थी, तो मैं डाइजेस्ट कहीं से माँग के लाती थी। वो पढ़ के इसके पीछे छुपा दिया करती थी। तो वो डाइजेस्ट पढ़ लिए, फिर कुछ और नहीं मिला तो फिर मैंने क्या किया कि ये जो इंग्लिश लिटरेचर आता था, वो क्योंकि इंग्लिश तो उस वक़्त हमारी अच्छी थी नहीं, हमें नहीं समझ आती थी चीज़ें, तो मैं उनके ट्रांसलेशंस लेकर आती थी। मैक्सिमम गोर्की का नॉवल जो है वो मैंने वहाँ 6 या 7 सॉरी 6 या 7 क्लास में थी जब मैंने उसकी ट्रांसलेशन पढ़ी। और फिर एक था बहने था कोई उज़्बेकिस्तान का कोई राइटर था, उसकी थी। यानी कि लाइब्रेरी में जो चीज़ें थी, पड़ी हुई थी, चाहे वो मेरी पढ़ने वाली थी या नहीं थी, वो सारी की सारी मैंने घोल के वो पी ली। तो वो फिर इस तरह से हुआ कि जब चीज़ें इतनी सारी पढ़ ली थी, एब्ज़ॉर्ब करना उसको मुश्किल हो रहा था, फिर मैंने राइटिंग की तरफ वो आ गई कि नहीं मुझे भी अब कुछ लिखना है, कुछ करना है। तो कहानियाँ जो थी वो खुद लोगों को कहानियाँ सुनाते-सुनाते ना वो जो है और मैं इतनी सफाई के साथ मेरी अम्मी अम्मी को नहीं पता चलता था, अब्बू को नहीं पता चलता था कि ये कोई स्टोरी बना के मैं बता रही है। और मैं आके बताती थी, एक दिन मैंने तो अपने घर में बताया कि हमारे स्कूल में ना जिन है, मैं यूँ कर रही थी तो वो जिन्हों ने ऐसे किया। इतना मेरे उसमें था स्टोरी के अंदर कोई वो नहीं था फ्लॉ नहीं था कि इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। मैं आज के बच्चों को ये कहती हूँ और वो इमेजिनेशन आपकी तब स्ट्रॉन्ग होती है जब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो और जब आप जो है आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, आप जिस प्रोफेशन में जाते हैं, अगर आपने राइटर बनना है तो आपको का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ आना है तो फिर आप देखें दुनिया ने क्या काम कर लिया इस फील्ड के अंदर। तो जब आप बहुत चीज़ें जिस भी फील्ड में हो उस पे आप थोड़ा वर्क कर लेते हैं तो आपके पास बताने के लिए फिर बहुत कुछ आ जाता है। फिर आपके अंदर से चीज़ें निकलती हैं कि उस फील्ड से जो रिलेटेड होती हैं। तो ये सब हुआ, फिर ड्रामे की तरफ कैसे आए, टीवी? ड्रामे की तरफ आने की भी एक बड़ी स्टोरी है, वो ये कि जब मैं डाइजेस्ट में लिखती थी तो मैं बहुत लाइट मूड के सीरियल्स लिखा करती थी। अफ़साने बड़े मज़े के शौक, चुलबुले, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ़ के जो किस्से होते थे वो बता रही होती थी उन स्टोरीज़ के अंदर। तो मुझे कोई सीरियस ही नहीं लेता था। किसी को पता ही नहीं था कि सायमा अकरम जो है वो भी कोई राइटर है। और लिखते-लिखते तो एक दिन मुझे ख़्याल आया कि मुझे ना अगर तो मैं लाइट मूड की चीज़ें लिखती रहूँगी तो लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे। तो फिर ये हुआ कि मैंने उस दौर में डिसाइड किया कि मुझे कुछ सीरियस लिखना है। फिर मैंने एक नॉवेल लिखा दीमक ज़दा मोहब्बत, जो कि एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो जिसको कुबड़ेपन का शिकार थी और उसको एक बड़े हैंडसम मर्द के साथ मोहब्बत हो जाती है जो डॉक्टर होता है। तो वो स्टोरी जो थी वो एक रियल स्टोरी थी, वो मैंने खुद से नहीं गढ़ी थी। तो वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो लोग बड़ा हैरान हुए, लोग चौंक गए कि ये सीरियस चीज़ें भी लिख सकती है। फिर लोगों ने मुझे उस टाइम पे सीरियस लेना शुरू किया एज़ अ राइटर। मैंने फिर स्याह हाशिया लिखा एक जो था नॉवेल, वो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर मैंने इब्ने आदम लिखा, फिर मैंने बिन्ते हवा लिखा, फिर मैंने लास्ट जो मेरा नॉवेल आया वो शहरज़ाद के नाम से आया। तो नॉवेल्स लिखते-लिखते फिर उस दौर में जो मैं लिखा करती थी तो डाइजेस्ट में एक होती थी सायरा गुलाम नबी, वहाँ पे काम कर रही थी एज़ ए एडिटर। तो उन्होंने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ आओ और जो मैंने खैर उनको भेजे हुए थे वन लाइनर्स, मैं ट्राई कर रही थी चैनल्स की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। मेरी 1-2 फ्रेंड्स चली गई थी मुझसे पहले, 1-2 नहीं बल्कि काफ़ी लोग जो थे डाइजेस्ट से वो स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ चले गए थे। तो मैं भेज रही थी लेकिन मुझे कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे सायरा गुलाम नबी जो थी उन्होंने कहीं मेरे वो पढ़े वन लाइनर्स पढ़े तो फिर उन्होंने मुझसे राब्ता किया। और उसके बाद फिर मैंने सीरियस एक ड्रामा लिखा, मोहब्बत अब नहीं होगी, वो मेरे एक नॉवल बेस था। फिर मैंने आधी गवाही लिखा, फिर मैंने मेरे अजनबी लिखा जो कि एआरवाई पे आया था, उसके बाद फिर मैंने जियो के लिए लिखा, अनाया तुम्हारी हुई। ये तमाम चीज़ें जो थी ना बड़ी सीरियस थी, कैसी हो तुम, मैं बहुत सीरियस थी। तो लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया था
कि स्क्रिप्ट राइटिंग में सीरियस लिखने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। अब वहाँ मुझे कोई सीरियस नहीं ले रहा था। हुँ, ज़ाहिर है जब आप एक जैसा काम कर रहे होते हैं तो फिर आपका उस फ़ील्ड में अपना एक नाम और अपना मुकाम बनाना बहुत हुँ, मुश्किल हो जाता है। तब हुँ, मुझे सायरा ने कहा कि तुम डाइजेस्ट के दौर में बड़े चुलबुले अफ़साने लिखती हुँ, थी, तो तुम हुँ, वैसी कोई मुझे चीज़ दो, हम एक रमज़ान सीरियल करना चाह रहे हैं। तो वो फिर हुँ, मैंने सुनो चंदा जो था वो मेरा एक सीरियल ऐसा था कि जब मैंने अपना जॉनरा चेंज किया तो उसने एक मुझे शोहरत की जो था बड़ा पीक पे पहुँचा हुँ, दिया। हुँ। और सुनो चंदा जो था वो तो आज से 3-4 साल पहले जो था बड़ा एक था। क्या चीज़ थी सुनो चंदा में ऐसी जो आपके ख़्याल से क्लिक कर गई? वो इसलिए क्लिक कर गई मुझे यूँ लगता है कि जब आप एक फ्लो था ड्रामास का वो जो बहुत सीरियस रोते-धोते और वो हम इन स्टोरीज़ पे काम कर रहे थे। हुँ, उसमें लोगों को जो है एक थोड़ा सुनो चंदा जो था एक बड़ा प्लेज़ेंट सा वो लगा ना थोड़ा-सा उनको। रिलीफ़ मिलता है हाँ, उनको लोगों रिलीफ़ को। मिला उस चीज़ से। तो जब हुँ, आप थोड़ा इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, आप थोड़ा हट के चलते हैं, तो लोग हुँ, थोड़ा आपको नोटिस करते हैं। तो सुनो हुँ, चंदा उस दौर में एक ऐसा था कि जिससे लोगों को रिलीफ़ मिला हुँ। और उसके बाद से अब ये हो गया कि उसके बाद से अब मुझे रिलीफ़ नहीं मिल रहा। कैसा तो महसूस होता है जब लोग इस कदर दीवाने हुए हुए होते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी इसका सीक्वल बनाएँ, हाँ। उसका सीक्वल बनाएँ। तो मुश्किल होता है लोगों को समझाना ये बात कि मतलब जो चीज़ बन गई तो बन गई। हाँ, पता है मुझे लगता है कि अनिला फर्स्ट टाइम में जो चीज़ बन जाती है हुँ, वो वैसा जो है मैजिक क्रिएट नहीं कर सकती सेकंड टाइम में। बिल्कुल। हमने एक्सपीरियंस किया सुनो चंदा में, सेकंड किया लोगों को जो उससे प्यार करते थे फैन्स उनको वो भी अच्छा लगा। हुँ, लेकिन एज़ ए राइटर जो ना मुझे इतना वो नहीं क्लिक किया ना जो था। मुझे लगता है कि हम जब कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं तो लोगों को हुँ, उनसे मोहब्बत हो जाती है। और वो उसको बार-बार स्क्रीन पे दिखना चाहते हैं, तो वो जिया हुँ, और असल को दिखना चाहते हैं और वो वाहिद ड्रामा है सुनो चंदा, उसके बाद मैंने चुपके-चुपके किया है, फिर मैंने इश्क जलेबी किया, फिर मैंने हुँ, चौधरी एंड सन्स किया, हुँ, फिर हम तुम किया। तो लोग आज भी मुझे ये कहते हैं कि मुझे सीज़न 3 जो है वो सोनू चंदा का वो लिखना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि वो जिया और अरसल से उनको प्यार है, उनको शाहाना है, वो उनको पसंद है। उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो उससे मोहब्बत करते हैं, हुँ, उनको देखना चाहते हैं। तो उसकी कोशिश मैंने की थी कि मैं काला डोरिया एक नई स्टोरी के साथ जो है करूँ लेकिन हमें इकरा और फरहान जो है वो बदकिस्मती से नहीं मिल हुँ, सके हुँ, और वो चीज़ वो नहीं बन सकी। लेकिन मैं वैसे पर्सनली ये बताऊँ कि हमारे यहाँ सीज़न पाकिस्तान में इतने कोई हुँ, कामयाब नहीं होते क्योंकि हुँ, लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं हुँ, और लोग फिर कुछ और बना चुके होते हैं अपने दिमाग के अंदर जैसे नॉवेल्स बेस्ड ड्रामास जो होते हैं मुझे लगता है कि वो भी इतना हुँ, इम्पैक्ट नहीं अपना छोड़ते। हुँ, तो हम उनकी इमेजिनेशंस के मुताबिक जब चीज़ों को नहीं करते तो वो हुँ, फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। हुँ, तो मुझे यूँ लगता है कि एज़ ए राइटर बीइंग अ राइटर मुझे ज़्यादा मार्जिन उस वक़्त मिलता है जब मैं किसी नई स्टोरी पे काम कर रही होती हूँ। हुँ, नए कैरेक्टर्स होते हैं, नई चीज़ें होती हैं, आप खुल के खेलते हैं। हुँ, तो वो जो बाउंड्रीज़ सेट हो चुकी होती हैं सीज़न 1 में वो हमें कंटिन्यू नहीं करनी पड़ती हैं सीज़न 2 में। हुँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें सीज़न्स पे जाना चाहिए। मुझे ये बताएँ कि साइमा अकरम चौधरी कैसे लिखती हैं? पहले कैरेक्टर्स बनाती हैं या पहले हुँ। प्लॉट बनाती हैं? मैं वैसे ज़्यादातर कैरेक्टर्स पे काम करती हूँ पहले। जो कैरेक्टर्स होते हैं जब वो आपके स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो आपकी स्टोरी खुद ब खुद बन जाती है। आप फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि वो खुद आपसे लिखवाते हैं। वो बताते हैं कि हमने किस तरह से स्टोरी जो है वो बनानी है। हुँ, तो मेरा तो हमेशा से ये प्रैक्टिस रही है कि मैं कैरेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। हुँ, इस वज़ह से मेरे जो वन लाइनर्स होते हैं वो बहुत डिटेल्ड में जाते हैं। हुँ, मैं एक-एक कैरेक्टर जो होता है उसकी पूरी एक डिटेल लिखती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि स्क्रीन के ऊपर हर कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंट नज़र आए। हुँ, तो कैरेक्टर्स पहले बनते हैं, फिर हुँ, मेरी स्टोरी जो है एक थीम होता है ज़हन में हुँ, कि जैसे सुनो चंदा का एक था, एक लाइन थी ज़हन में तो उसके कैरेक्टर्स बनाए तो स्टोरी हुँ, आगे खुद बन गई। हुँ, तो वो एक छोटा-सा जो एक मरकज़ी ख़्याल होता है कि इस चीज़ पे काम करना है और उससे रिलेटेड फिर हम जब कैरेक्टर्स बनाते हैं, हुँ, तो वो दोनों चीज़ों को मिला के तो स्टोरी बन हुँ, जाती है हुँ। आपकी। अच्छा यहाँ मुझे साइमा ने थोड़ी-सी एक लीवरेज दी है कि अगर मैं क्रिटिसाइज़ करना चाहूँ, हुँ, हुँ। तो मैं कर सकती हूँ। इसलिए जो साइमा के बहुत डाई हार्ड फैन्स हैं, अगर मैं किसी बात से उनकी दिल आज़ारी हो तो मैं ऑलरेडी इनसे माफ़ी माँगती हूँ। हुँ। मैं ये पूछना चाह रही थी साइमा हुँ, कि हुँ। जैसे आपका पहला जो ड्रामा था सुनो चंदा, हुँ, हुँ। उसमें मैंने ये देखा था कि जो आपके मेन लीड्स थे, उनके ऊपर तो आपका फ़ोकस था। जो कैरेक्टर्स जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे, हुँ। जैसे चच्ची का कैरेक्टर जो नादिया अफ़गान ने किया हाँ। था, बाकी हुँ, के हुँ। कैरेक्टर, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हुँ। बट वो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता जैसे-जैसे दूसरे सीरियल्स आते गए, तो हुँ। वो सपोर्टिव कैरेक्टर्स के ऊपर से वो
कंसंट्रेशन कुछ कम होती गई अच्छा। और फोकस हम्म। ज़्यादा लीड्स के ऊपर आने हाँ। शुरू हो गया। हम्म। तो ये जानबूझ के हुआ या ये ऐसे हो गया, लाइक किस तरह नहीं, से? देखिए राइटर जो होता है ना वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता कुछ चीज़ों को। बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे अगर घर में आपके 4 या 5 बच्चे हैं तो एक बच्चा बड़ा फ़ेवरेट होता है ना, हुँ, बड़ा दिल के करीब होता है, बाकी बच्चों को भी इग्नोर नहीं कर रहे होते। हुँ, तो एज़ ए राइटर जो है वो हमारे साथ भी ये होता है और फिर पता है क्या होता है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैं लिख रही होती हूँ, वो साथ-साथ शूट हो रहा होता है और साथ-साथ ऑन एयर हो रहा होता है। हुँ, क्योंकि मैंने लास्ट कोई 3 ईयर से सिर्फ़ रमज़ान सीरियल्स लिखे हैं, हुँ, तो रमज़ान सीरियल्स जो है वो ईद से 2 या 3 दिन पहले जो है वो मेरी लास्ट एपिसोड जा रहा होता है और वो शूट हो रहा होता है। हुँ, उसमें ये होता है कि हमारी जो ऑडियंस होती है वो कुछ कैरेक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, अटैच हो बिल्कुल। जाती है। तो हुँ, हुँ, फरहान और इकरा के सीन्स जिस एपिसोड में कम आते थे, लोग मुझे मेरे ऊपर बाकायदा जो है वो आके अच्छा, वो नाकाबिले शाद किस्म की बातें करना शुरू कर अच्छा। देते थे। तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनको स्क्रीन टाइम जो है वो कम क्यों मिल रहा है। सीज़न 2 में भी इस तरह से हुआ कि उनके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं था कि कैमरा किसी और के ऊपर जाए। हुँ, तो बाज़ औक़ात मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि जब मेरा ड्रामा ऑन एयर होता है और मैं राइटिंग भी कर रही हूँ, तो मैं वो मत पढूँ वो कमेंट्स, क्योंकि फिर आप थोड़े-से ना बायस्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। तो और दूसरा ये है कि मेरी वैसे कोशिश यही होती है कि मैं मेरा जो कोई भी कैरेक्टर है, मैं उसको इतना काम तो ज़रूर दूँ कि वो एक स्क्रीन के ऊपर नज़र आए। कि उस बेचारे को ये फ़ील ना हो कि मैं बैठ के चाय पीने के लिए आया हूँ या मैं सिर्फ़ ये बताने के लिए आया हूँ अंदर के फलाँ आपको बुला रहा है या आपकी कॉल है, तो ये वो अच्छा नहीं लगता। हुँ, तो हुँ, कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं हर कैरेक्टर के ऊपर जो है उसकी एक हुँ, बैक स्टोरी हुँ, हो, एग्ज़ैक्टली। तो ताकि हुँ, जो है उसके करने के लिए भी कोई काम हो। हुँ, लेकिन अगर कोई अनकॉन्शियसली ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए मैं फिर हुँ, माज़रत ख़्वाह हुँ। हूँ कि अगर वो आपको लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हाँ, होता। हाँ। मैं इनका एक हुँ। सवाल फेंकती हूँ, हाँ, देखते हैं हाँ। जवाब क्या आता है। देखते हैं। अच्छा, अभी जो पिछला आपका अभी सीरियल था, आई थिंक हम हुँ, तुम था, उसमें हुँ। भी वो दादा का आपने जो वो कैरेक्टर हाँ, लिखा था, बहुत बड़ा, लाइवली था। बहुत लाइवली और बड़ा मॉडर्न। हुँ, लाइक हम इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं देखते टीवी के ऊपर कि जी आपने दादा की एज में ना, हम तो बस ये होता है बस लाठी पकड़ा दी हाँ। और उसके बाद अब हुँ, बस वो अल्लाह अल्लाह करने हुँ, वाली हुँ, सिचुएशन आई। हुँ, आपकी ड्रामा का ये मैंने देखा है, ये आप एक आई थिंक ये इंटेंशनल मुझे तो लगता है कि होना चाहिए कि जो बुजुर्ग कैरेक्टर्स हैं हुँ, उनको भी आप एक सॉर्ट ऑफ ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि जी ये अब इनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। बिल्कुल। अभी हाँ। इनके पास बहुत कुछ करने को है, रोमांस भी कर सकते हुँ, हैं। इसके अलावा वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये मुझे आपके ड्रामे की चीज़ बहुत पसंद है सायमा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक मेन लीड्स के साथ मुझे, मैं ज़ाती जो देखती हूँ ना, मैं ये कैरेक्टर्स को हुँ, देखती हूँ, हुँ। जिस तरह से आप उनका ताना-बाना बोलती हैं। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ड्रामा लिखने के बाद सायमा अकरम चौधरी थक जाती है या वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करती है? उफ़! एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ मैं। आप सोचिए ये राइटिंग आपको निचोड़ लेती है, यकीन माने। ये होता है कि 4-5 केजी वेट मैं पुट कर लेती हूँ क्योंकि राइटिंग के दौरान में बड़ा आपको स्ट्रेस फ़ील होता है, तो आप फिर बेतुके अंदाज़ में खा रहे होते हैं, फिर अपने लेट नाइट राइटिंग का आपका काम हो रहा होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि एक जेन्युइन जो राइटर होता है, वो 1 एपिसोड लिख के अगले 2 दिन तक वो कोई काम नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा आपकी वर्किंग होती है, हुँ, आप जब काम कर रहे होते हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तब स्टोरी आपके दिमाग में है। आप बाहर जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कहीं पे भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। जब आपका दिमाग थक जाता है ना, फिर आप जो है वो मैं मुझे लगता है कि फ़िज़िकल जब आप थकते हैं, तो उसका कोई ना कोई आपके पास सॉल्यूशन होता है, लेकिन जब आप मेंटली थक जाते हैं हुँ, ना, हुँ। फिर ये होता है कि आपको अगला एपिसोड लिखते हुए जब मज़ा ना आ रहा हो, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। मुझे पता चल जाता है, मेरा दिमाग कह रहा है कि बीबी माफ़ कर दो मुझे, आराम तो करो। थोड़ा आराम करो जो है। जब आप बिल्कुल फ्रेश मूड के साथ फिर लिखते हैं, तो फिर आपके पास सिचुएशंस खुद आ रही होती हैं, आपकी कहानी खुद भाग रही होती है। फ़ोर्सफुली आप जो है ना लाइट मूड का ड्रामा आप खुद को फ़ोर्स करके नहीं लिख सकते। आप जो हुँ, रुला सकते हैं किसी को, हुँ, किसी भी तरीके से जो है आप हँसा नहीं सकते उस तरीके से। तो मैं बहुत थक जाती हूँ, फिर मैं ये कहती हूँ कि मुझे अब 2-3 मंथ्स जो है ना, हुँ। कोई बंदा छेड़े भी ना, मुझे कोई ना कहे कि मुझे हमें लिख के दो। तो पिछले क्योंकि 3-4 साल से मैंने कोई रमज़ान वाला वो बेड़ा जो है वो उठाया हुआ है, तो वो हुँ, उसमें फिर मैं थक जाती हूँ, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ 1-2 मंथ्स की। जैसे अभी मैंने हम तुम करके हम लोग यूके चले गए थे, तो बड़ा फिर मैं थोड़ा रिलैक्स करके आई हूँ। अब चूँकि जाके फिर मुझे एक सीरियल स्टार्ट करना है, तो अब मैं यहाँ आई हूँ, तो ये होता है कि ये थका देती है राइटिंग बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रेस वाला और काम है ये। एक एपिसोड कितने घंटों में लिखती हैं या दिनों में लिखती हैं या कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं है? इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, डिपेंड करता है जब आपके पास स्टोरी होती है, आपके पास सिचुएशन होती है, तो आप 1 दिन में भी लिख लेते हैं। जब आपका मूड नहीं है, तो 1 वीक भी लग जाता है, बाज़ औक़ात तो फिर
बहुत लंबा टाइम भी चला जाता है, बाज़ औक़ात राइटर्स ब्लॉक भी आ जाता है। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो जब राइटर्स आता ब्लॉक है? आता हाँ, बहुत आता है। अच्छा, ओके। बहुत आता है, फिर मैं कभी किसी को कॉल कर रही होती हूँ, फिर मेरी फ्रेंड है मिसबा नौशीन, उसको मैं वॉक करते हुए फिर कॉल करती हूँ कि यार मेरे साथ मेरी स्टोरी को डिस्कस करो। हम डिस्कस करेंगे तो और तुम उसके अंदर निकालो, चीज़ें निकालो। मैं सोचती हूँ, तुम सोचती सोचो। तो हम जब सोच रहे होते हैं, फिर हमें कोई ना कोई सिचुएशन मिल जाती है। तो राइटर्स ब्लॉक को तोड़ने का सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि आप या तो उस टाइम पे उस चीज़ से निकल जाएँ, या फिर आप किसी अपने ही उससे कोलीग के साथ जो है वो करें, बात करें। जैसे मेरा राइटर्स ब्लॉक जो है वो शहज़ाद जावेद हैं, हम टीवी के कंटेंट हेड हैं, तो मैं अक्सर ही उनको फ़ोन कर लेती हूँ। तो वो फिर जो है वो कोई ना कोई बात करते हुए मुझे उसके अंदर से कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है स्टोरी में से। क्योंकि आपका इंसानी दिमाग जो है ना, उसकी सोचने की एक लिमिट है, बिल्कुल। उससे आगे आप नहीं जा सकते। जब आप उससे आगे जाने की कोशिश करते हैं, फिर दिमाग आपका कहता है कि बहन अब मुझे माफ़ कर दो, मेरे ऊपर मत डालो बोझ। हुँ, तो फिर उस ऐसी सूरत में जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन हुँ, अब बाज़ दफ़ा तो मैंने कुछ एक-एक दिन में एपिसोड्स लिख के दिए हैं, जो मुझे बड़े मज़े के लग रहे होते हैं जुमले, हुँ, चीज़ें आ रही होती हैं। मैंने कहा है ना कि स्टोरी आपसे हाथ पकड़ के खुद लिखवाती है। हुँ, जब आपकी स्टोरी में फ्लो होता है, उसके अंदर इतना मार्जिन होता है कि आप उससे खेल सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि सबसे शुरू वाली एपिसोड्स लिखने में आप एन्जॉय करते हैं। हुँ, हुँ। लास्ट एपिसोड्स उफ़! मत पूछें, यूँ लगता है किसी ने आपको ना फांसी के फंदे पे खड़ा कर दिया है, किसी ने आपको पे गन पॉइंट पे आपसे लिखवा रहा है। हुँ, हुँ, क्योंकि जब आपको पता होता है कि एक सर्टेन अब आपने एंड करना है, हुँ, और मोस्टली ये होता है कि लाइट मूड के सीरियल्स का एंड हैप्पी ही होता है, हुँ, तो वो फिर बड़ा लगता है, जैसे हुँ, फोर्स राइटिंग लगती है फिर वो वाली जो हुँ, होती है। हुँ, तो वो फिर मुश्किल लगता है, तो मैं तो बहुत थक जाती हूँ भई। हुँ, मैं कहती हूँ फिर अब मुझे कोई ना छेड़े, मैं नहीं कर हुँ, सकती। और मैं क काम भी बहुत कम करती हूँ, साल में 1 या 2 सीरियल्स करती हूँ, इससे ज़्यादा हुँ, मैं काम नहीं हुँ। करती। हुँ। मुझे ये बताएँ सायमा कि जब आप कैरेक्टर्स लिखती हैं, हुँ, एक थोड़ा मुझे ये सोच के ज़रा कुछ ये सोचती जब मैं हूँ कि चलिए आप एक खातून हैं खुद, ठीक है? हुँ, हमारा एक स्पेसिफिक जेंडर है। हुँ, मैं जब किसी एक औरत के बारे में सोचूँगी तो फिर मैं मुझे उसके बारे में, उसकी साइकी के बारे में समझने में आसानी होगी। जब आप कैरेक्टर्स लिखती हैं, हुँ, आप बहुत मुख्तलिफ रेंज के कैरेक्टर्स लिखती हैं, हुँ, हुँ, मर्दों के भी कैरेक्टर्स हुँ, होते हैं, औरतों के भी होते हैं। हुँ, तो उनकी साइकी किस तरह से आप सोचती हैं कि ये मर्द किस तरह से रिएक्ट करेगा? ये हुँ, ऑटोमैटिकली दिमाग में आता है, आप हुँ, ऑब्ज़र्व करती हुँ, हैं, हुँ, हुँ। कैसे होता है ये? अब मैं उसके लिए सबसे ये करती हूँ, जैसे हमारा घर है, हमारे घर के अंदर फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो हर बंदा दूसरे से डिफरेंट होता है। हुँ, तो मैंने कहा ना कि जब मैं स्टोरी बना रही होती हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा काम जो है इन कैरेक्टर्स के ऊपर करती हूँ। तो हुँ, जब मैं बहुत एक लगन के साथ ड्रामा लिख रही होती हूँ, तो फिर मैं उन लोगों की पंच लाइन्स भी सोच रही होती हूँ, हुँ, कि ये जो बंदा है ये इसका एक होगा, एक जुमला जो है ये बोलेगा, उसकी एक टैगलाइन जो होती है वो मैं सोच हुँ, लेती हूँ। हुँ, जब आप कैरेक्टर्स को बना लेते हैं ना, आप हुँ, उनकी पर्सनैलिटी का एक खाका बना लेते हैं। जैसे मुझे शाहाना का था कि मैंने इसको दिखाना था सुनो चंदा में, कि वो बड़ी आउटस्पोकन है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। वो एक एज़ ए जो है बहू बहुत अच्छी है, वो एज़ ए मदर इन लॉ एग्ज़ैक्टली बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, और मैं ज़बरदस्त कैरेक्टर था। हाँ, तो हुँ, अनिला मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जैसे भी कैरेक्टर्स हों, मैं उनमें पॉज़िटिव कैरेक्टर्स दिखाऊँ। मुझे एग्ज़ैक्टली। नेगेटिविटी पसंद नहीं है। हुँ, मुझे लगता है कि नेगेटिव जो होता है, कैरेक्टर जो होता है, वो आपके ऊपर भी एक असर डाल रहा होता है जब आप लिख रहे होते हैं, और वो जब स्क्रीन के ऊपर आता है, तो तब भी एक वाइब्स निकलती हैं नेगेटिव किस्म की उसके अंदर से। हुँ, तो मैं कैरेक्टर्स जो हैं उसके ऊपर, जैसे अभी आजकल मैं एक सीरियल इस पे काम कर रही हूँ, तो उसके कैरेक्टर्स अभी मैं ट्रैवलिंग भी कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग के अंदर चल रहे हैं कि मैंने इसको दूसरे से कैसे डिफरेंट दिखाना है, और मैंने इसको अपने पिछले वाले ड्रामास जो हैं उनसे कैसे डिफरेंट दिखाना है, कि वो कैरेक्टर रिपीट ना हो जाए। वो भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है ना राइटर के हुँ, लिए, कि वो हुँ, कहते हैं जैसे अभी काला डोरिया में हमने शाहाना का कैरेक्टर जो है वो रिपीट किया है, वो लोगों की फरमाइश पे किया है जो है। तो वो लोग उस टाइम पे तो बड़ा आपको कह रहे होते हैं कि आप फोर्स कर रहे होते हैं कि हमने इसको देखना है, लेकिन वो फिर इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते जल्दी, कि नहीं ये तो वही चीज़ है, वही चीज़ है। क्योंकि वो नयापन नहीं होता ना उसके अंदर। बिल्कुल। तो नए नए कैरेक्टर तख्लीक करने के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होनी चाहिए। हुँ, आप वो कैरेक्टर्स मैं अपने उठाती हूँ जो मेरे इर्द-गिर्द होते हैं, जिससे लोग रिलेट कर सकें, कि हुँ, जो है अब जिस तरह से एक कैरेक्टर था हम तुम में, नहीं सॉरी, चुपके चुपके में थे, उनके वालिद साहब जो हैं वो लाइटें बंद कर रहे हैं, हर चीज़ हुँ, का हिसाब-किताब कर रहे हैं, तो हुँ, हमारे घरों में कोई ना कोई हर एक बंदा ज़रूर होता है इस तरह का ना, जो थोड़ा
सोच समझ के खर्च कर रहा होता है, तो वो इस टाइप का कैरेक्टर था। और फोहड़ माएँ भी बड़ी होती हैं, जैसे हम तुम में मैंने वो दिखाया था कि उनकी माँ बड़ी फोहड़ है। लड़कियां हम हमेशा दिखाते हैं हमारी हीरोइन जो है कि जी ना वो बहुत सलीकामंद है, बड़ी जो है मिनटों में खाने बना लेती है, डाइजेस्ट के आपने देखा होगा कि वो जो हमारी हीरोइंस होती हैं डाइजेस्ट में जाती हैं। तो मैं मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कैरेक्टर्स अपने इर्द गिर्द की जो है वहां से उठाऊं जिससे लोग रिलेट करें। तो उन कैरेक्टर्स के ऊपर जब काम कर लेती हूँ ना, फिर यकीन माने सीन लिखते वक्त मुझे पता होता है कि ये कैरेक्टर्स की साइकी ये है, अब ये ऐसा रिएक्ट करेगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम राइटर हैं, हम भी बाज़ औक़ात अपनी धुन में बहक जाते हैं, तो वो नहीं पता चलता, तो वो फिर हमारे कंटेंट हेड्स जो हैं उनकी भी बड़ा एक शार्प उनकी एक निगाह होती है उसके ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर। तो वो फिर बता देते हैं कि यार ये तुम्हारा राइटर सॉरी ये जो तुम्हारा कैरेक्टर है इसको ये इस सिचुएशन में जो रिएक्ट कर रहा है, तुम्हें लग रहा है कि ये इसके कैरेक्टर के अंदर रह के कर रहा है, तो फिर फ़ौरन मैं चीज़ कैच कर लेती हूँ कि नहीं ये थोड़ा बाहर निकल रहा है उससे। तो वो जो बाउंड्रीज़ हम सेट कर देते हैं, तो वो हमें पूरी जो हमारी एपिसोड्स होती हैं, ड्रामा 26 एपिसोड्स का होता है या 30 एपिसोड्स का होता है, तो वो हमारे काम आती हैं। तो जब कैरेक्टर बन जाता है तो कैरेक्टर खुद लिखवाता है। देखिए एक अनिला का कैरेक्टर बन गया, मुझे पता चला है, जैसे अब मैंने आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया तो मुझे अंदाजा हुआ बड़ी लविंग है, बड़ी केयरिंग है। एक सिचुएशन अगर घर में क्रिएट होगी तो मुझे पता है कि अनिला का रिएक्शन क्या होगा। अगर अनिला उसके ऑपोजिट जाएगी तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग होगा। ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग जो है हम रिएक्ट कर देते हैं बाज़ औक़ात अपनी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होता। आप नेचुरली वही करते हैं जो आप खुद होते हैं, और कुछ सर्टेन सिचुएशंस में तो हम वही रिएक्ट करते हैं जो हम अंदर से होते हैं। तो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो खुद आपसे लिखवाते हैं, आपको बताते हैं कि ये जो है मैंने यहाँ पे कैसा रिएक्ट करना है। तो मैं फिर एक दफ़ा एपिसोड लिखने के बाद सेकंड टाइम उसको पढ़ती हूँ, फिर मैं थर्ड टाइम पढ़ती हूँ, ताकि मैं देखूँ कि जो मेरा कैरेक्टर है वो अपनी उसके अंदर रह के ही वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसके अकॉर्डिंगली बाज़ औक़ात मुझे जुमले चेंज भी करने पड़ते हैं, तो वो मैं कर देती हूँ। तो ये इस तरह से जो है एक स्टोरी जो है उसकी नीटिंग या उसके राइटिंग का जो काम है वो हो रहा होता है। अभी जो पिछला आपने हम तुम लिखा था, मैं हुँ, बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हुई थी हुँ। जब आपने मेन लीड को एक शेफ दिखाया, हाँ, हाँ। जो कि एक बिल्कुल हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ ड्रामों में इस तरह हुँ। के कैरेक्टर्स को एज अ हीरो डिपिक्ट किया हाँ, जाएगा। हाँ। तो मतलब डर नहीं लगता कि इतना रिस्क लेना, कि लोगों की इमेज जरा जो होता है एक वो हुँ, टॉल डार्क एंड हैंडसम हीरो जिसको जो कि सब कुछ हुँ, हुँ। टिपिकल एक हमारा एक खाका बना हुआ होता है, बिल्कुल मज़ेदार ऐसे ही हीरो है, का। ऐसे ही है। अब वो होता है वो, लेकिन ये है ना कि नो पेन नो गेन। आप जब तक रिस्क नहीं लेते जो है आप कुछ वो नहीं कर सकते। देखिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिज़नेसमैन्स और इस टाइप के हीरोज़ दिखाना बहुत ईज़ी है। आप जो है जब आप कोई शेफ़ दिखाते हैं या आप कोई जैसे सुनो चंदा में अरसल जो था बड़ा एक मैंने दिखाया था कि स्टडीज़ के मामले में लापरवाह है, थोड़ा निकम्मा है। लेकिन मैंने हम तुम में दिखाया है कि लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट है, लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। और मैं आपको बताऊँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं मेरे ड्रामास देख रहे हैं उनको शायद वो शायद इस चीज़ को जान गए होंगे कि मैं अपने कैरेक्टर्स को रिवर्स करती हूँ। जैसे चुपके-चुपके में मैंने मीनू दिखाई ना बहुत फौहड़ और नाकामी, मैंने हम तुम में इसके बिल्कुल ऑपोज़िट अपनी हीरोइन दिखाई। बिल्कुल। और जो है फिर मैंने ये दिखाया कि हम तुम में तो की लाइन ही बस ये थी कि मुझे एक दिखाना था, एक ऐसी फैमिली दिखानी थी जिनके यहाँ बेटा नहीं है। वो कुछ टैबूज़ हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए, तो मैं वो दिखाना चाह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर बेटा नहीं है तो कुछ दुनिया खत्म हो गई है, कुछ ऐसा हो गया, या ये है कि लड़कियां ही हमेशा क्यों सुगड़ हों, ये लड़कियां ही क्यों किचन को जो है वो देखें। हम लड़कियों को एज इट इज एक्सेप्ट क्यों नहीं करते जैसे उनकी पर्सनालिटी है। वेरी हम ये गुड, क्यों कहते हैं वेरी ट्रू। कि उनको जो है चेंज होना चाहिए उनको। और हम तुम में आपने देखा कि जो दोनों मेन हमारे हीरोज थे वो माशाल्लाह बड़े सुगड़ थे, वो कुकिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो जिंदगी तो बैलेंस हो जाती है आपकी दोनों तरह से। मैं अगर खुद को देखती हूँ तो जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे कुकिंग नहीं आती थी, मेरे मियाँ को कुकिंग आती थी सारी, उन्होंने मुझे सिखाई है। तो चीज़ें ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं मरीख की बातें कर रही हूँ या मैं किसी और सियारे की बात कर रही हूँ, मैं इसी दुनिया में की बातें कर रही हूँ। तो जब वो चीज़ें और शेफ़ देखें आप, आजकल लड़कों का कितना वो है, इस तरफ बहुत रुझान अच्छा है, करियर है ये। बड़ा अच्छा करियर है। तो कोई भी प्रोफ़ेशन मेरे ख़्याल में बुरा नहीं होता। हमें सबके ऊपर बात करनी चाहिए, हम सबको साथ लेके चलें जो है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ड्रामास के अंदर ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँ। वेरी नाइस। अगर तो हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं जो है, फिर किसी और तरीके से हम उसको कर लेंगे जो है।
कोई ऐसा सीन था सैमा जो लिखने हम्म, में बहुत मुश्किल लगा हो? लिख बहुत सीन है ऐसे। और जैसे एक सीन था इश्क जलेबी में, क्योंकि मैंने इश्क जलेबी में मैंने दिखाया था कि लड़की जो है वो शुरू से इन्वॉल्व है। बेला नाम था उसका, और वो उसका हीरो जो था उसका क्या, वहाज का नाम मैं भूल गई हूँ क्या था ड्रामे में। अब इतनी चीजें दिमाग में चल रही हैं, चीजें निकल जाती हैं। बासिम। अच्छा, मेरे कैरेक्टर्स जो होंगे ना, आपको उसका भी बड़ा मजा आएगा कि बेला बे से स्टार्ट हो रहा है, बासिम। मैं ये भी इनके ऊपर भी आपको पता है, मैंने बच्चों के नेम्स की एक मेरे पास बुक है। ये मैं पूछने वाली थी, मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि अच्छा। आप कैरेक्टर के नाम कैसे लिखती हैं, कैसे सोचती हैं कैरेक्टर के नाम, बिकॉज बहुत डिफरेंट नाम होते हैं हाँ, सबके। मैं मुझे पता होता है कि ये बाद में अगर ये कैरेक्टर्स जो हैं ये जब ये ट्रेंड करेंगे और लोगों को ने इसके ऊपर बनाने हैं, इनके हैशटैग्स बनाएंगे तो कुछ अच्छे होने चाहिए और जिनका साउंड अच्छा हो। तो बेला और बासिम, जिया और अरसल। फिर वो थे परी, और क्या नाम था उसका, चौधरी एंड सन्स में लड़का, लड़की का नाम प्रीसा था और लड़के का क्या नाम था यार, बिल्लू चौधरी का बिलाल, हाँ बिलाल। परी और बिल्लू जो थे वो दोनों। तो इनके ऊपर मैं काफी ज्यादा जो है काम कर रही होती है नामों के साथ। अब मैं आपका सवाल भूल गई हूँ कि आपने। नहीं, नाम मुश्किल कौन सा सीन हाँ, था जो मुश्किल अच्छा लगा? मुश्किल लगा। अच्छा। सीन वो था इश्क जलेबी में जब बेला को उसका मंगेतर जो है वो मिलने के लिए आता है, मेरा फेवरेट सीन था वो। और वो चूंकि वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है और उसको वो अच्छा नहीं लगता, तो वो उसने उसको मेंटली उसके लिए उसने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया उसको। तो जब उससे मिलती है तो बड़ा हर्ट होती है, वो चीजें जो कि वो बासिम से कर रही थी, वो जब उसको कोई और करता है तो वो चीज बड़ा उसको लिए टीजिंग होती है। तो वो सीढ़ियों पे चढ़ रही होती है तो ऊपर से बासिम आता है, तो वो जब उससे पूछता है बेला से कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो सीन मुझे बड़ा मुश्किल लगा था। और वो सीन मैं आपको बताऊं, मैंने सेट पे बैठ के लिखा था। जब ये जब चल रहा था ड्रामा इश्क जलेबी, तो मुझे एक दफ़ा मेरे जो डायरेक्टर हैं वजाहत, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सीन जो है वो चाहिए, थोड़े से स्वीट जो है ना मोमेंट्स हों जो कि लोगों को अच्छे लगें। तो मैं गई हूँ, तो मैंने उसी टाइम पे बैठ कर को 7-8 सीन्स लिख के दिए थे। तो वो सीन उसमें से एक वो सीन था कि जिसमें आप बात ना करें, लेकिन वो सीन जो है वो बोल रहा हो, वो उसमें फ़ील हो, जो है पता चले कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऐसे सीन्स जो होते हैं ना जिसमें कोई गुफ्तगू नहीं होती, जिसमें बस आप आपका दिल बोल रहा होता है और अगले बंदे का दिल जो है वो उसको समझ रहा होता है ना, वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो हर ड्रामे में कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें निकलती हैं जो मैं करती हूँ। एक सीन था हम तुम में, जब बेटी अपने बाप के पास जाती है और उसको रियलाइज़ करवाती है कि आपने मेरी माँ के साथ जो है वो क्या किया है। आपने एक बेटे की आस में हम तीनों बेटियों को जो है वो किया। आप पड़ोस में रहने वाले जो थे उनके अस्फी को जो है, अस्फी है नहीं नहीं सॉरी, इसका नाम क्या था, यार मुझे इतने लिख रही है जो ड्रामास अहद जो। रज़ा मीर ने आहत कैरेक्टर रजा किया। मीर ने जो कैरेक्टर किया, बहुत बिल्कुल। प्यारा उसने वो कैरेक्टर किया था। तो वो चीजें जहाँ पे वो उसको अपने बाप को बताती है, वो सीन मुझे बहुत मुश्किल लगा था। इसी तरीके से चौधरी एंड सन्स में एक सीन था कि जिसमें परी को पता चलता है कि ये इसकी माँ का घर है, और जो है वो बड़ा मुश्किल सीन था। उसको फिर मैं बार बार लिख रही थी और चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, उसको बड़ा आपको फील करके लिखना होता है। और आपको एक मजे का बात बताऊं कि एक मेरा ड्रामा था, कैसी औरत हूँ मैं, नादिया खान का। नादिया खान का। वो स्क्रिप्ट मेरे दिल के इतना करीब था, वो बदकिस्मती से इतना ज्यादा उसको वो नहीं मिल सकी, मुझे तो पजीराई नहीं मिल बहुत सका। पसंद आया था सैम, अच्छा, मैं बहुत पसंद अनिला आया। उसकी जब सीन्स लिखती थी ना, मैं रोती थी बाकायदा, मैं मेरी आंखों में आंसू टप टप निकल रहे होते थे। तो उसके कुछ सीन्स थे जिसमें वो तैमूर के साथ, नादिया खान उस कैरेक्टर तैमूर था, बिल्कुल। उसमें वो जाती है उसके साथ, और कहीं पे मेरा ख्याल है आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री वो लोग जाते हैं, और वहां पे बिल्कुल बिल्कुल। वो उसको कहता है कि तुम खुल के जियो, तुम जो बिल्कुल करना चाहती हो जिंदगी में तुम करो। वो कहती है मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भागूं रोड पे। उसने कहा भागो, कौन तुम्हें देख रहा है। इस प्रोग्रेसिव ड्रामे थे ये, हाँ। बहुत ये और आधी गवाही भी इनफैक्ट बहुत हाँ, प्रोग्रेसिव आधी ड्रामे गवाही भी ये था कि उसका तो सारा सब्जेक्ट एक ऐसा था कि थोड़ा सेंसिटिव भी हो गया था, थोड़े इस पे थे। जो है कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी। लेकिन कैसी औरत हूँ मैं, वो मैंने बड़ा दिल से लिखा था कि वो मुझे लगता है हमारे घर घर की कहानी है। एक खातून जो कि अपने घर को भी संभाल रही है, जो कि अपने मियाँ के साथ जो है वो बाहर की जिम्मेदारियों को भी उठा रही है। और मैं सिंसियर नहीं है मियाँ वो। सिंसियर नहीं है वो। और वो हर बात पे जो उसको ताना देता है कि तुम कैसी औरत हो कि तुम ये नहीं और कर ये पा रही बहुत हो। कॉमन है, हाँ, ये बहुत ये कॉमन है हमारे यार। माशरे में बहुत होता है ये। तो वो स्क्रिप्ट जो था ना यार, उसके मैंने बहुत सीन्स लिखते हुए मैं रोई हूँ, और जो है वो मेरे बड़ा मुझे दिल के मेरे वो करीब था।
तो बाकी लाइट मूड। अफ़सोस होता है कि आपने इतनी मेहनत से ड्रामा लिखा और उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो शायद हाँ, दुःख होता है। होता है ना? बाज़ औक़ात देखिए जैसे सुनो चंदा था ना, वो मुझे मैंने ऐसे लिखा था कि जैसे बंदा जान छुड़ा रहा होता है। क्योंकि 2016 में मेरे फ़ादर की डेथ हुई थी और मैं बड़ा एक ट्रॉमा से गुज़र रही थी, और जब इन्होंने मुझे लाइट मूड के ड्रामा के लिए कॉल की है, तो मैं इस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं कोई लाइट मूड का वो लिखूँ। हुँ, हुँ, और उसी दौरान में मेरे भाई की शादी आ गई थी, और मुझे वो भी, मैं जो कि बड़ी बहन थी, तो मुझे सारा कुछ तो देखना था, भाई मेरे दोनों छोटे थे। हुँ, तो एक मैं अपनी लाइफ़ में एक बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रही थी, तो मुझे जब वो कहते थे कि लाइट मूड का ड्रामा लिख के दो, तो मैं, इमेजिन नहीं कर सकती। आप सोचें ज़रा, और मुझे उन लोगों ने इस्लामाबाद से कराची बुलाया। कि एक एक टाइम ऐसा आ गया था कि जहाँ पे वो हैंड टू माउथ हो गए थे कि सुबह के टाइम हमारे पास शूट करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी। हुँ, और मेरा एक राइटर्स ब्लॉक और मेरा एक इमोशनल जो है वो चल रहा था ओह माय प्रोसेस। गॉडनेस! हाँ, हाँ, मैं, एक वाक़या था, मैंने शायद पहले भी कहीं बताया था कि मैं एक दफ़ा, हम टीवी के ऑफ़िस में बैठी हुई थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि एपिसोड पूरा करके आप देख के जाना ना, वो जो है वो ये सुबह शूट होगा। तो मुझे कुछ नहीं आ रहा था, मैं इतनी परेशानी की हालत में बैठी हुई थी ऑफ़िस में, 5 या शायद 6 बजे का टाइम हो गया था, तो मैंने फ़ेसबुक पे ऐसे ही किया, तो इमरान अशरफ ऑनलाइन थे। उन्होंने ऐसे मुझसे हेलो हाय की, तो उनको ना 2-4 जुमलों से पता चल गया कि ये समथिंग रॉन्ग ना। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ना, मैं लिटरली रो रही थी ना, मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे। तो इमरान ने मुझे कहा कि आप हैं कहाँ पे? मैंने उनको बताया कि मैं आईआई चंडीगढ़ रोड पे ना एक उनका ऑफ़िस है, वहाँ पे मैं हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप यूँ करेंगे, जब आप वापस जाएँगी तो मुझे मेरे अपने ड्राइवर की ना मुझसे बात करवाइएगा, उसको बताइएगा कि एक जगह पे ना अपनी गाड़ी रोके। अच्छा, तो अब मैंने ख़ैर वो जैसे-तैसे करके एपिसोड पूरा किया, तो मैंने, क्योंकि कराची का मुझे इस वक़्त इतना आइडिया नहीं था, ड्राइवर को कहा, तो ऑलरेडी वहाँ पे ना इमरान अशरफ मौजूद थे अपनी गाड़ी लेके। हाँ, हाँ, वो जल्दी से अपनी गाड़ी में गए, उन्होंने एक निकाला, एनवेलप निकाला, तो उसके अंदर ना एक सिरप था। अच्छा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं ये ना होम्योपैथी की एक मेडिसिन है, एंटी डिप्रेसिंग है, आप इसको ना अल्लाह गनी! इसका इसका 1 चम्मच आप लें। मैंने कहा भाई कोई और चीज़ तो नहीं है? नहीं, नहीं। तो कहते, मेरी बात सुने, 2 कैसा नहीं? मैं बताती हूँ ना, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए 2 हल हैं, या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दें कि आपसे नहीं लिखा जा रहा, आप छोड़ें अपना सामान उठाएँ और वापस चले जाएँ अपने घर इस्लामाबाद। और सेकंड वन ये है कि आप जो है ना कोई एंटी डिप्रेसिंग लें, क्योंकि आप घर से भी दूर हैं, और आपको एक राइटर ब्लॉक का भी है, एक डेडलाइन आपके दिमाग के ऊपर है। खुदाया! तो अच्छा, मैंने ना घर तो ले गई मैं उसको, तो इश! उसको मैं कभी देखूँ, कभी ये तो था वो बहुत अच्छा। मैंने बाद में, मेरे मियाँ भी डॉक्टर है, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं इसमें अच्छा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने कोई एक, मुझे भी दिखाना ज़रा हाँ, मैं मैं दिखाऊँगी। हाँ। तो मैंने 1 चम्मच लिया, जब रात को बड़ी रिलैक्स होके मैं सो हुँ, गई ना, हुँ, हुँ। सुबह मैं उठी हूँ तो बड़े एक फ्रेश माइंड के साथ थी, मैंने जाके वो स्टोरी वो लिखी। ख़ैर उसके बाद दोबारा वो यूज़ करने की उसकी नौबत तो नहीं आई। हुँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि एज़ ए ह्यूमन बीइंग वो बंदा इतना अच्छा था कि उसने कभी ज़िंदगी में नहीं मिला मुझसे, और उसने जो है इतना से केयर की मेरी। तो हुँ। हम, सुनो चंदा ड्रामा लिखते वक़्त मैं 100% श्योर थी कि ये फ्लॉप होगा। मैं अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, सॉरी जो कंटेंट हेड था मेरा, मैं उनसे कहती थी कि देखो इसमें कोई रोना-धोना नहीं है, इसमें हीरोइन रो नहीं रही, इसमें हीरोइन जो है वो, ये इसकी रेटिंग नहीं आएगी। ये तो है ना कि हीरोइन को हाँ, जितना रुलाओ उतनी रेटिंग आती है। हीरोइन तो जितना आपने तो रोती है, इसको तोड़ दिया स्मिथ को। स्मिथ को, तो मैंने कहा, वो उन्होंने मुझे कहा तुम इसको खुल के लिखो, तुम जैसी खुद हो ना, जिया जो है वो किसी ज़माने में मैं खुद थी। अब तो थोड़ा पर्सनैलिटी के अंदर एक आ गया है ना, ठहराव आ गया है, हुँ, एक जॉब ऐसी है, और कुछ जो है आप एज के साथ आपकी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है, तो वो जो था, सुनो चंदा मैंने लिख के दे दिया। हुँ, बस जो मेरे दिमाग के अंदर था वो लिखा और कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ड्रामा ऑन एयर होना शुरू हुआ, 3-4 एपिसोड्स के बाद रेटिंग आना शुरू हो गई, हर तरफ से बात होना शुरू हो गई, आर्टिकल्स आना शुरू हो गए, लोगों ने इसके ऊपर, ब्लॉगर्स ने इसपे प्रोग्राम्स करना शुरू कर दिए। तो मैं हैरान थी, मैंने क्या लिख दिया है ना, जो इस तरह से हो रहा है। हुँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता जब तक, फिर मैं दरमियान में जब मैं लिख रही थी, तो मुझे पता चल गया था कि जो मैं चीज़ लिख रही हूँ, ये थोड़ी डिफरेंट है, तो लोगों को ये अच्छी लग रही है। तो लास्ट एपिसोड तक तो फिर वो सारा ही एक वो हो चुका था, एक बड़ा एक उसका जो था वो तारी हो गया था लोगों के ऊपर। इंडिया से, कनाडा से, हुँ, वो एक जो है मुझे पूरी दुनिया से जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे। हुँ, कहाँ मैंने जब वो स्टार्ट किया था इंस्टा पे, मेरा ख़्याल है कि मेरे शायद कोई 2-3,000 वो थे उस टाइम पे, फॉलोवर्स थे। देखते-देखते मैं हो गई 50,000 पे पहुँच गई। हुँ, तो तब मुझे जो लोगों का जो रिएक्शन था, जो उनका प्यार था, जो उनकी वो चीज़ें थी, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है ना,
वो जो मेरी चीज़ थी उसमें बरकत डाल दी है, जो मैंने इतने स्ट्रेस वाले माहौल में वो लिखा। फिर जब मैं घर से निकलती थी ऑफ़िस के लिए तो मेरे फादर इन लॉ मुझे हमेशा कहते थे कि जाओ अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। उनका एक बड़ा एक ये था कि अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत डाले। तो मुझे लगता है कि बुज़ुर्गों की दुआएँ थी, वरना वो कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं थी कि जिसको वो बन गई और दिल से लिखी थी और बस वो दिल तक पहुँच गई। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद सोनू चंदा के बाद थोड़ा मेरे अंदर फिर कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं ये चीज़ें भी लोग देख सकते हैं। फिर मैंने चुपके चुपके लिखा, फिर मैंने इश्क जलेबी लिखा, चौधरी एंड सन्स लिखा, हम तुम लिखा, जो है तो ये चीज़ें जो हैं। मैं आपको 50 बार बता चुकी हूँ कि मेरा फेवरेट जो है ना वो इश्क इश्क जलेबी जलेबी वो मेरा भी बड़ा फेवरेट है। है। हाँ ड्रामा हाँ। खैर वैसे आपका आपकी रीडिंग ये है क्योंकि हम ओवरसीज हैं इस वजह से ज्यादा, लेकिन नहीं मेरा नहीं, ख्याल है उसका रोमांस मुझे बहुत अच्छा लगता हाँ वो जो रोमांस है ना और वो उसको है। वो मुझे खुद अपनी पसंद है कि जिसमें आप फील करें, आप उस चीज को जो है ना फील करें, तो वो इश्क जलेबी वाला रोमांस मुझे दोबारा लिखना है किसी ड्रामे में, आपकी फरमाइश पे लिखना है। फिर एक्ट्रेस भी वही बता दूंगी, फिर किसको लेना है। नहीं वो मेरे हाथ में नहीं है भाई, उसके लिए मैं। हाय हाय, मैं तो लीड के लिए अपना नाम प्रपोज करने वाली अच्छा, थी पर हाँ आपको लेती हूँ और नजर भाई को लेती हूँ, एज ए हीरो लेती हूँ। आप दोनों आए। अच्छा अच्छा, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा ना, मुझे हर एज का रोमांस लिखना अच्छा लगता है। चौधरी एंड सन्स में आपने देखा होगा कि जो सोहेल साहब ने वो कैरेक्टर हाँ जी किया है, तो बिल्कुल वो क्यों जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई है हमारी, बिल्कुल हमारे सही बात बुजुर्गों के अंदर से। जैसे हम तुम ड्रामा था, उसमें जो मैंने दद्दू का कैरेक्टर लिखा था, तो मोहम्मद अहमद साहब के सामने तो हम हाथ जोड़ते थे प्लीज इसको कर लें, क्योंकि जब मैं इसको लिखती थी तो अहमद साहब का मेरे जहन में आता था, और अहमद साहब कहते थे उफ सायमा ये तुम मुझसे क्या करवा रही हो, ये बहुत छिछोरा कैरेक्टर है। नहीं, अल्लाह बहुत प्यारा था, ये तो इतना प्यारा तो कैरेक्टर लिखा हुआ था वो। वो मैं उनको कहती थी नहीं ये हाँ क्यूट है, वो कहते थे नहीं ये हाँ छिछोरा है। हाँ। बेचारे 2-3 दिन तक बेचारे इतने अपसेट रहे कि वो वहां से शूट से मुझे फोन करते उनको ये थे। इंटरव्यू जरूर दिखाना, मेरा ख्याल है ही डिड अ कमेंडेबल मैं जॉब। कहती हूँ कि उनसे अच्छा, खूबसूरत। जब एक राइटर के दिमाग के अंदर ना वो कैरेक्टर लिखते वक्त किसी का फेस आना शुरू हो जाता है ना, इट मीन्स कि ये कैरेक्टर बना ही उसके लिए है। बड़ी कमाल की बात है ना हाँ सैमा, क्योंकि उनको हमने हमेशा बहुत ही रोते धोते कैरेक्टर्स में बिल्कुल देखा है। अच्छा, हाँ तीसरे एपिसोड के बाद उनको मार दिया जाता है उनके रोल हाँ को, ऐसे ही है। और वो हमेशा जो है ना वो इसी तरह की, और मतलब इतना डिफरेंट था उनको हाँ इस रोल में देखना, और इतना मजा आया। वो मुझे इसलिए लिखते हुए मजा आया कि पहले इन्होंने सुनो चंदा में आगा जी के तौर पे एक छोटा हल्का सा कुछ ढका छुपा सा रोमांस किया था हाँ उन्होंने। बिल्कुल। तो मेरा दिल करता है कि मैं जो बड़ी एज के कैरेक्टर्स हैं उनको दिखाऊं कि उनकी हाँ जिंदगी उनके अंदर भी है। बिल्कुल आप है। उसको एक्सेप्ट करें यार, उनको जीने का हक दें। जिंदगी खत्म नहीं हो जाती अगर आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, या एक सर्टन आप किसी एज से गुजर गए हैं तो बस चीजें खत्म हो गई, अब आपको एक साइड पे बिठा दिया जाए कि आप बैठ जाएं यहाँ पे, जो है एक गेस्ट अपेयरेंस आपकी, वो ऐसा ना हो। तो मैं अपने जो ओल्ड एज के कैरेक्टर्स होते हैं उन पे भी ऐसे ही काम करती हूँ कि उनकी स्टोरी हो बैक में। बिल्कुल। तो जैसे वो सुहेल अहमद साहब का कैरेक्टर था, उसकी एक स्टोरी थी। फिर जो था कवि साहब का कैरेक्टर जो था इश्क जलेबी में, बहुत उसका भी एक पीछे बैकग्राउंड था कि वो क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इन पे थोड़ी वर्किंग करनी पड़ती है। फिर उसके लिए ये होता है कि फिर वो मेरे जैसा बंदा साल में एक ही ड्रामा लिखता है, तो वो बेचारे प्रोड्यूसर्स तंग आ जाते हैं मुझसे, बाज़ औक़ात मुझे उन पे तरस भी आ रहा होता है कि खुदा के लिए एपिसोड दे दो, क्योंकि मैं जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होती हूँ तो मैं नहीं देती हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें इतनी ऑफर्स होती हैं ड्रामास की, तुम एक टीम रखो, तुम नोट छापो बैठ के, साल में 4-4 सीरियल्स दो, 6-6 सीरियल्स दो। तो पता नहीं है, बीइंग अ राइटर मुझे ये ना डिसऑनेस्टी लगती है अपने काम के साथ कि एक चीज़ जो मेरे दिमाग के अंदर है, जो एक जुमला जो होता है राइटर का वही तो होता है। अगर वो भी हमने उठा के किसी और के हाथ में पकड़ा दिया तो उसमें आपका क्या काम रह गया? और मैं आपको बताऊँ कि जब मुझसे पूछते हैं ये लोग कि आप नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगी, तो मुझे खुद पता नहीं होता कि मैंने नेक्स्ट एपिसोड में करना क्या है। मैं पहले बैठती हूँ, मैं पिछली 2 एपिसोड्स पढ़ती हूँ अपनी, फिर मेरे एक अंदर जो है वो आता है कि अब नेक्स्ट एपिसोड में मुझे क्या करना है। तो मैं कैसे किसी अपनी टीम को बता सकती हूँ कि इस एपिसोड में ये कर दो, इस एपिसोड में ये कर दो। तो मैं वो हूँ ही नहीं राइटर जो कि एक टीम के साथ लेके चलती है। तो मेरा हमेशा वन मैन शो होता है। बल्कि एक दफ़ा पड़ोसी मुल्क से मुझे एक ऑफर आई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका स्क्रीन प्ले कौन लिखता है, डायलॉग्स कौन लिखता है। तो मैंने जब उनको बताया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमन मोस्टली जो राइटर्स हैं वो खुद करते हैं, तो बड़े हैरान हुए थे कि उनके यहाँ तो एक काम जरा डिफरेंट वे में होता है, पूरी एक टीम वर्क होता है ना, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होता। और अगर आपको इत्तेफाक से डायरेक्टर अच्छा मिल जाए तो वो फिर आपको पढ़ के उस पर फीडबैक भी अच्छा दे रहा होता है। और राइटर और जो डायरेक्टर जो होता है उसका मैं
ओपिनियन जो होती है उसको मैं बड़े गौर से सुनती हूँ, क्योंकि वो आपको एक अच्छी स्क्रीन के हवाले से एक अच्छा ओपिनियन देता है। जैसे दानिश नवाज है जिनके साथ मैंने काम किया है, संतालिश हैं, वजाहत हुसैन है, तो ये सारे बड़े सेंसिबल डायरेक्टर्स हैं। और दानिश जो है वो दानिश और एहसन जो है ना, उनका काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो वही करते हैं जो कि स्क्रीन पे जो मेरे दिमाग के अंदर होता है। तो मैं उनके काम से बड़ा सेटिस्फाई होती हूँ। जब मेरा स्क्रिप्ट उनके पास जाता है तो मुझे पता होता है कि ये इसके अंदर से कोई अच्छी अच्छी चीज़ें निकालेंगे। तो बाकी जो है अभी चूँकि अभी चंद ही लोगों के साथ काम किया है मैंने, तो एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं जरा? हाँ, पूछें। ये बताएं कि अगर आपसे कहा जाए कि आपका हुँ। ड्रामा जो है वो काशिफ निसार साहब डायरेक्ट हाय! करेंगे, तो मुझे ये हुँ। बताएं कि आपका स्क्रिप्ट कैसा होगा उस पे? वैसा मुझे लिखेंगे लगता जैसे है आप कि अब लिखेंगी, या संजीदा जिस तरह के वो बनाते हैं? अच्छा देखिए, जिस तरह के वो बनाते हैं वो तो ठीक अच्छी बात है। मुझे ये लगता है वो उनका काम मुझे बहुत पसंद है। वो उन्होंने माशाल्लाह बहुत हिट सीरियल्स दिए हैं और बड़ा वो एक और वो डिटेल डार्क लिखते हैं, डार्क करते हैं। डार्क मुझे यूँ ड्रामा। लगता है कि एक अच्छी चीज़ उस वक़्त भी सामने आती है जब हम अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलते हैं। मुझे लगता है ये जो बड़े डार्क वो काम करें डायरेक्टर्स, अगर ये थोड़ा-सा अपना जॉनरा चेंज करें तो शायद ये उसमें भी बड़ा कमाल करें। काशिफ़ निसार अगर काम करें, अगर वो मेरा लाइट मोड का कोई ड्रामा डायरेक्ट करेंगे ना, मुझे उसका बड़ा शौक है कि वो देखूँ कि वो कैसे उस पे काम करेंगे ना, उनकी वर्किंग कैसी होगी। बाकी ये है कि सीरियस चीज़ें मेरे पास कुछ हैं, या अगर मुझे ज़िंदगी ने टाइम दिया और मैं उन टॉपिक्स पे काम करना चाहती हूँ, या मुझे चैनल्स ने छोड़ दिया कि मैं लाइट मूड के ड्रामास जो हैं, जब लोग मुझसे तंग आ जाएँगे ना लाइट मूड से, नहीं आएंगे, फिर मैं नहीं आएंगे। सीरियस चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दूँगी, तो फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो सिर्फ़ सीरियस चीज़ों पे काम करते हैं, तो वो शायद उस पे काम कर लें। तो वैसे एज़ अ डायरेक्टर मुझे उनका काम अच्छा लगता है, काशिफ़ निसार साहब का। मेरे हाँ। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर्स होते हुँ। हैं। और वही मैं सोचती हूँ कि मतलब आपका जो काम है वो बिल्कुल एक डिफरेंट नौइयत का है, उनकी डायरेक्शन एक नौइयत हाँ। की, तो अगर कॉम्बिनेशन हुआ कैसा बनेगा? मेरे एक दिमाग में एक बात है थोड़ा। ये तो बस अब होगा कि कभी हमने अगर अल्लाह ने ज़िंदगी में ये मौका दिया, तो कोई काम सामने आएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कैसी वो चीज़ आती धमाका है। होगा मेरा ख्याल है। हाँ, स्कूप होगा, स्कूप। मे बी हो, और बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता चीज़ें। बाज़ चीज़ें होती हैं जैसे कुछ ऐसे सीरियल्स थे जो कि बड़े, मुझे लगता है कि बड़े उनको मिलनी चाहिए थी पज़ीराई, उनको वैसे नहीं मिली। मसलन। नहीं, मैं नाम नहीं लूँगी ना, वो फिर ये हो जाएगा कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। लोग कहेंगे कि उनकी नज़र में बड़ा हिट होगा, लेकिन वो कंटेंट वाइज़ और वो एज़ ए डायरेक्शन वाइज़ मैं कहती हूँ कि सुपर थे वो सीरियल्स जो थे, लेकिन उनको अवाम ने इतनी पज़ीराई नहीं बख्शी। कुछ सीरियल्स आए और आके चले गए और पता ही नहीं चला उनका कि वो कैसे हुए। जो है, मुझे वैसे मैं बताऊँ पर्सनली किसी दौर में जब मैं सीरियस चीज़ें लिखती थी, तो मैं सीरियस कंटेंट ही देखा करती थी। लेकिन अब थोड़ा-सा मैंने खुद को चेंज कर लिया है, क्योंकि सीरियस कंटेंट देखने के बाद ना आप इतने बोझल दिल के साथ आप लाइट मूड नहीं देख सकते। तो अब मैं सारी लाइट मूड की चीज़ें निकालती हूँ, ज़रा फ़ील वाली चीज़ें निकाल के देखती हूँ, और ताकि थोड़ा ज़हन जो है आपको आपका बँट जाए, क्योंकि ज़हन को भी थोड़ा रिलैक्स करना होता है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ हैं डायरेक्टर्स हैं जिनकी मेरी विश लिस्ट में हैं। उनमें एक वो भी हैं अपने, क्या नाम है? फारूक रिंद। माशाल्लाह। फारूक भाई का काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि लाइट मूड वो बड़ा अच्छा वो निकाल बहुत लेंगे। अच्छा हाँ। निकालेंगे, उनकी तो लाइफ मोमेंट्स तो पकड़ते हैं, वो यूं पकड़ते हाँ, हैं वो जो बिल्कुल। एक इंटरकट्स डालते हैं ना, कट टू कट, यूँ, यूँ, यूँ कहानी भाग रही होती है, वो चीज़ें मुझे उनकी अच्छी लगती मुझे भी हैं। लगता है कि आपकी और उनकी कॉम्बिनेशन जो है ना वो तहलका मचाएगी। हाँ, सीरियसली। स्टोरी अगर अच्छी हो, मुझे लगता है कि स्टोरी अच्छी हो, डायरेक्शन अच्छी हो, और डायरेक्टर ने उसको बिल्कुल वैसे ही कंसीव किया हो जैसा कि राइटर के दिमाग के अंदर है, तो फिर चीज़ अच्छी निकलती है। देखिए, ये कोई भी जब ड्रामा हिट होता है तो उसके पीछे एक प्रॉपर टीम वर्क होता है, और जब कोई फ्लॉप होता है तो तब भी एक प्रॉपर टीम वर्क ही होता है, जिसमें लोग अपनी कोताहियाँ डाल रहे होते हैं, थोड़ा डिसऑनेस्टी करते हैं अपने काम के साथ। तो जब हिट होता है तो तब भी मैंने ये देखा है कि सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जिस सेट का माहौल मैंने देखा है कि पॉजिटिव होता है, जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही होती है एक दूसरे को, वहाँ चीज़ अच्छी निकलती है। वहाँ पे केमिस्ट्री जो होती है ना एक्टर्स के दरमियान में वो स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होती है। जैसे मैं सुनो चंदा के सेट पे गई हूँ, जैसे मैं चुपके चुपके के सेट पे गई हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आया वहाँ पे जाके ना। लग रहा था कि वो कोई अच्छी चीज़ बनेगी, जैसे उन लोगों की आपस में एक्टर्स की एक बातचीत चल रही होती है ना, उससे आपको पता चल जाता है कि ये लोग बड़े कम्फर्ट हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हुए, तो उनका एक कम्फर्ट ज़ोन है जिसमें रह के ये काम कर रहे हैं। और जहाँ पे थोड़े मसाइल हों तो वो चीज़ें फिर स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होती हैं कि वहाँ
कि नहीं इस यहाँ कुछ है मसला, इस सेट के पीछे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो ज़ाहिर है लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के मिजाज होते हैं, हम जब एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं तो फिर बर्दाश्त भी करना पड़ता है, हर चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ, तो ये सारी चीज़ें हैं। शोहरत का नशा कैसा है? शोहरत का नशा बहुत बुरा है, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला जब आपको उड़ने के लिए पर देता है ना, हम्म, तो वो आपको मजबूत जूते भी दे जो आपको ज़मीन पे वाह, रखना जो है वो आपको सिखाएं। क्या बात की है। तो और शोहरत में आपको बताऊं कि हर अरूज को ज़वाल है। जब हम उस ज़वाल को अपने ज़हन में रखते हैं ना, तो वो फिर जो है अरूज हमें वो नहीं करने देता। और मैं आपको बताऊं कि मैं और मिसबाह जब हम अपने ड्रामा से बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम हमसे बड़ा नक्काद कोई नहीं होगा। हम बड़े बेरहमी के साथ उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं कि ये मैंने कितना घटिया ड्रामा लिखा है, ये मैंने कितना अच्छा लिखा है, या ये चीज़ जो है यार ये बहुत अच्छी थी लेकिन लोगों ने इसको वैसा नहीं लिया। तो मेरा ख्याल है कि हमें एज अ राइटर पता होता है कि हमने क्या लिखा है। एक अंदर से भी आपकी आवाज़ आ रही होती है ना कि ये वाली जो है चीज़ें, जैसे पिछले दिनों मिसबा एक चीज़ पे काम कर रही थी तो मैं उसको कहती थी यार ये इतनी घटिया स्टोरी है, प्लीज़ इसको मेरे साथ मत डिस्कस किया करो। तो वो कहती थी यार काम है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप बड़ा खुल के लिख रहे होते हैं। तो फिर जब वो चीज़ें हिट होती हैं फिर आपको शोहरत मिलती है। जब आपको शोहरत मिलती है लोग बहुत बेरहम हैं, वो आपको एक मिनट में आसमान पे पहुंचा देते हैं और एक मिनट में आपके बिल्कुल। नीचे से ज़मीन खींच लेते हैं। तो मैंने तो अपने बहुत जो करीबी फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है और जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन सबको कहा हुआ है कि जहाँ कहीं आप लोगों को लगे कि थोड़ा मैं आपे से बाहर हो रही हूँ तो वहीं पे मुझे बता देना जो है ना। मुझे नहीं वो पसंद कि कल को आना तो अपने इन लोगों के साथ ही है ना, बीच में आप यही लोग हैं। और वो लोग जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ हैं वही लोग हैं, अगर आपके अच्छे वक्त में भी आपके साथ हैं वही होते हैं। और होना भी उन लोगों की उनका हक है ये कि आप उनको जो है प्रायोरिटी दें। तो बहुत बुरी है शोहरत, जो है बहुत बुरी है। आप बहुत अरसे से लिख रही हैं सैमा, आपको हम्म, बहुत तजुर्बा है इन हम्म, चीज़ों का। हम्म, जो नए लिखने वाले हैं, हम्म। आपके नज़दीक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो ट्रैप हो जाते हैं? और वो ट्रैप हो जाते हैं। मुझे यूँ लगता है कि जैसे कोई ड्रामा हिट हो जाता है ना तो उससे मिलते-जुलते जब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं ना लोगों के, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उन राइटर्स के लिए। जैसे अभी पिछले दिन मुझे एक प्रोडक्शन हाउस से किसी ने बताया कि एक स्टोरी आई है हमारे पास, बिल्कुल सुनो चंदा जैसी है। तो वो उनको ये लगता है कि शायद इस टाइप की जब हम चीज़ें लिखेंगे तो ये चीज़ें हिट हो जाएँगी। तो ऐसा नहीं है, मैं ये कहती हूँ कि आप अपना रास्ता जो है वो खुद बनाएँ। आप अपने लिए जो है ना वो नई चीज़ें लेके आएँ, नई नई चीज़ों में नयापन होता है और वो अच्छा लगता है। हम्म, उससे मिलती-जुलती जो चीज़ें होती हैं, जब वो लेकर आएँगे तो वो लोग नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो नए लिखने वालों के साथ थोड़ा-सा मुझे ये है। और थोड़ा-सा मैंने ये देखा है कि जब हम इस चीज़ की तरफ आ जाते हैं ना कि हमने साल में 4 सीरियल्स लिखने हैं, हम्म, हमने बस पैसा कमाना है या बस जल्दी-जल्दी जल्दी काम करके दे दें, हम्म, वो चीज़ अच्छी नहीं है। वो आपके लिए भी अच्छी नहीं है और वो आपकी अपनी प्रोफ़ेशन के साथ बददयानती है। हम्म, और अल्लाह ऐसी चीज़ों को ना वो भी नहीं करता। मैंने ये देखा है कि उसमें इतनी बरकत भी नहीं होती। वो चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया। तो मेहनत करें बस जो है ना, अपनी चीज़ों पे वर्क करें। आपको 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा लिखना पड़े, लिखें। मैंने बहुत सारे ड्रामास अपने ऐसे हैं जिनकी मैंने एपिसोड्स 4-4 दफ़ा लिखे हैं। हालाँकि मुझे प्रोडक्शन हाउस से कहा जा रहा होता है कि नहीं-नहीं यार इट्स ओके चलने दे। मैं उनको कह रही थी नहीं, जब मैं एज़ ए राइटर से जो है वो नहीं हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा तो देखने वाले को क्या मज़ा आएगा। और होता भी यही है कि जब हम चीज़ सर से उतार देते हैं तो वो नहीं जाती, इतनी क्लिक नहीं करती जो है। ये जो है आपकी बैड लक होती है कि कभी आपने कोई अच्छी चीज़ लिखी है और उसको वो पज़ीराई ना मिले। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला जो है वो ज़रूर देता है। और दूसरा एक और जो है जो नए राइटर्स हैं उनसे मुझे थोड़ा गिला ये है कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग तो करना चाहते हैं लेकिन वो ड्रामास नहीं देखते। तो उनसे मैं पूछती हूँ, कुछ लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम हमें ड्रामा लिखना सिखा दें या हमें वन लाइनर लिखना सिखा दें। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको कौन सा ड्रामा पसंद है या आप क्या फॉलो कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमें ड्रामे देखने का शौक नहीं है। तो भाई ड्रामे देखने का शौक नहीं है तो लिखने का क्यों लोगों को अजियत दे रहे हैं ना आप, जब आपको पता ही नहीं इस फील्ड में क्या काम हो चुका है। और एक ये भी बड़ी बात होती है जो कहते हैं ये इसने क्या लिखा है, बकवास चीज़ है। 1 मिनट में आप दूसरे के किए किराए पे जो है ना वो फेर देते हैं। ऐसी चीज़ तो मैं भी लिख लिख सकता हूँ।
ये कहना बहुत आसान है भाई, इसको लिख के दिखाओ, आपको तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। पानी से याद आया, मैं एक दफा पानी भी पी लूँ जो है ना। पानी पीती जाए, बिल्कुल पानी पीती जाए। चलिए, मेरा ख्याल से अब हम आपके आगे की जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ हाँ। अब अब हम क्या देखेंगे काला डोरिया के बाद? काला डोरिया के बाद जो है मेरा एक सीरियल है जो कि मैं लिख रही हूँ। है तो वो थोड़ा पुराना है सीरियल, लेकिन ये है कि उसको हमने दोबारा से डेवलप किया है, अच्छा, उस अच्छा। चीज़ को जो है अ, उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो उसके ऊपर हमने दोबारा वर्क किया है, यानी कि सीरियल जो है वो इतना भी पुराना नहीं, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उस पर काफ़ी वर्किंग हो चुकी थी हमारी। हुँ, वो मैं लिख रही हूँ, हम टीवी के लिए लिख रही हूँ, लाइट मूड का है। और इसके अलावा नाम मैं इसलिए नहीं अभी अनाउंस करूँगी हुँ, क्योंकि वो हमें परमिशन नहीं होती, और दूसरा ये बिल्कुल। होता है कि फिर लोग आके बार-बार आपको मैसेजेस में पूछ रहे होते हैं। वो पूछ तो अपनी मोहब्बत में रहे होते हैं, लेकिन हम थोड़ा फिर हो जाते हैं। बता नहीं सकते। जैसे काला डोरिया जो था उसकी अनाउंसमेंट 2 साल पहले हो गई थी, तो हर तरफ लोग पूछते थे काला डोरिया कब आएगा? तो मैं तंग पड़ जाती थी। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों इतना डिले हो रहा है, लाइक बहुत पहले सुनी थी ये ये बात काला मैं। डोरिया जो है ये चुपके-चुपके से पहले का सीरियल है। एग्ज़ैक्टली, अब हाँ। वो इस वजह से मैं बल्कि अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल मुझसे पूछ लिया। हुँ, काला डोरिया जो है हुँ, वो लोगों को इसलिए थोड़ा लग रहा है कि चीज़ें देखी-देखी सी लग रही हैं, हुँ, क्योंकि ये हुँ, चीज़ें मैंने उस वक़्त लिखा था ये ड्रामा सुनो चंदा के बाद, और आप ये देखिए बीच में मेरे 4 सीरियल्स आ गए हैं। हुँ, अब चुपके-चुपके आया, हम तुम आया, जलेबी आया है, चौधरी एंड सन्स आ गया है। हुँ, उन 4 सीरियल्स में जब मैं 4 साल पहले वो एक चीज़ जो है जिसपे मैं काम कर रही थी, वो चीज़ें कहीं न कहीं तो रिपीट होनी थी ना। जो म और एक टाइम ऐसा आया मुझे लगा कि शायद ये अब नहीं बनेगा। तो वो उस वज़ह से जो है, और जब कोई चीज़ पढ़े-पढ़े भी पुरानी हो जाती है, थोड़ा टाइम गुज़रता है ना, तो वो चीज़ में मज़ा नहीं रहता। हुँ, तो काला डोरिया काफ़ी पुराना मेरा स्क्रिप्ट है। इसके अलावा एक सीरियस चीज़ है, जो कि मैंने अभी इसका एग्रीमेंट किया है, तो वो मैं करूँगी, वो थोड़ा रोता-धोता सा है। हुँ, लेकिन मेरे उसमें भी मैंने दिखाया है कि एक लड़की की जर्नी है जो हार नहीं मानती। तो मैं अपनी हीरोइन जो है उसको कभी भी हार मानना नहीं सिखाती। मेरी लड़की हमेशा बोल्ड होती है, वो डिसीज़न्स लेती है, वो उसके अंदर इतना हौसला होता है कि वो चीज़ों को फेस कर सकती है। मैं उसको नहीं दिखाती कि उसके लिए कोई ना कोई आए और उसके लिए काम करे। एक वो है, और एक और है थोड़ा-सा इमोशनल और लाइट मूड दोनों ही का हुँ। कॉम्बिनेशन है। तो 3 के 4 सीरियल्स मेरे अभी पाइपलाइन में हैं। और अभी एक जो आप मेरे लिए लिखेंगी रोमांस वाला, वो अलग हाँ, है ना? नहीं वो वाला है। वो वाला है कि जो अभी जो मैंने जिसके ऊपर दोबारा से वर्किंग स्टार्ट की ओके, है ना, वो उसको वाला। मैं नई नज़र से देखूँगी जाके। चलिए, ठीक है। तो वो सीरियल के अंदर थोड़ा मैं डालूँगी, थोड़ा रोमांस जो है स्टार्ट से डालूँगी, आपको तंग आ जाएँगे कि ये इतना रोमांस। इतना रोमांस कहाँ से अच्छा, आ गया? रोमांस लिखना, मुझे एक बात और आपके ड्रामों की जो बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं हाँ, और आपको शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता या थोड़ा पानी पीने के बहाने उठ के कहीं जा नहीं रहे हाँ। होते हैं। तो ये इंटेंशनली आप इस तरह से लिखती हैं कि पूरी फैमिली बैठ के आराम से देखे, हुँ। कहीं किसी को कोई शर्मिंदगी ना हो, एम्बैरेसमेंट ना हो? बिल्कुल, ये मेरे ज़हन में होता है ऑलरेडी, और मैं इसके ऊपर जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि फैमिली ड्रामा हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है, बिल्कुल। और दूसरा ये होता है कि मैं चूँकि हर ऐज का कैरेक्टर लिखती हूँ, अपने ड्रामे के अंदर आपको बच्चे भी नज़र आएँगे, टीनेजर्स भी नज़र आएँगे। तो जब एक सारी फैमिली बैठ के देखती है, तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी जो है ना थोड़ा वो अपने अनकम्फ़र्टेबल ना हो। उसको माँ को बेटे से या बेटे को बहन से नज़रें चुरानी ना पड़े, तो ये चीज़ें मैं थोड़ा कॉन्शियस होके लिखती हूँ कि इस तरह की चीज़ें, रोमांस भी थोड़ा जो होता है ना, मेरा लाइट मूड वाला ही रोमांस होता है। हुँ, और हैवी ड्यूटी नहीं होना हाँ, हैवी चाहिए। ड्यूटी नहीं होता, वो मुझे खुद भी पसंद नहीं है। हुँ, बल्कि एक एक आध दफ़ा ऐसा हुआ था कि कुछ सीन मैंने ऐसे लिखे थे, वो कोई इतने वो नहीं थे, लेकिन थोड़ा डायरेक्टर ने उनको बहुत क्लोज़ करके उसको शूट कर दिया, तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि, "ये तुम क्या कर रही हो?" ना। अच्छा। मेरे मियाँ ने कहा एकदम से ना स्क्रीन पे देखते हुए, "ये क्या है?" वो मुझे खुद भी, मैं थोड़ा हो गई ना। चलिए, ऑफ द रिकॉर्ड पूछूँगी आपसे हाँ, शादी वो से। मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी, अभी नहीं बता सकती, नक्शे अमन का अंदेशा है। हुँ, हुँ, तो वो चीज़ें मैं खुद करती हूँ, मैं कहती हूँ फैमिली ड्रामा होना चाहिए जो हुँ, सारी। अब देखिए जैसे मैं कनाडा में आई हूँ, मुझे जितने मेरे फैन्स यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो वो सारे मुझे यही कहते हैं कि हमने आपका ड्रामा अपने बच्चों के साथ मिल के देखा, हुँ, हमने अपने पेरेंट्स के साथ मिल के देखा, तो मुझे वो बात अच्छी लगती है। हुँ, कि कोई उसके टॉपिक्स ऐसे ना हो कि जो है वो क्योंकि हम जो कुछ हम चाहे अमेरिका रहें, कनाडा रहें, यूके रहें, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं वो हमारा एक अपना एक वो है ना, एज ए जो बीइंग अ मुस्लिम या
बिल्कुल। हमारा एक एशियन कल्चर है। कल्चर है हमारा पाकिस्तान का, तो हम उससे बाहर ना निकलें। बाकी दुनिया जहाँ भी जा रही है जाए, लेकिन मैंने अपने लिखने के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं। तो मैं जब तक इन बाउंड्रीज के अंदर रह के लोग मुझसे लिखवाते रहेंगे, मैं लिखती रहूंगी। जब वो इन बाउंड्रीज से निकलने का कहेंगे तो फिर मैं नॉवल राइटिंग की तरफ आ जाऊंगी। नहीं, मेरा भी हाँ। ख्याल से लोग रहेंगे, बल्कि पता है, अब मैं ये कहूंगी कि सिर्फ शायद पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी आपके ड्रामे मकबूल बहुत। होने का हम्म। यही एक रीजन है बिल्कुल ऐसा ही है। कि क्योंकि उनका भी माहौल बहुत हद तक हमारे माहौल की तरह है, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे ही है, ऐसे ही आपके है। कैरेक्टर्स के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। चलिए साइमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, आज आपने बहुत टाइम दिया। और थैंक यू आई सो मच कि आपने आज मुझे बड़ा सीरियस लिया मैं है। आपसे मैंने कहा था कि ये मेरा वो वाला टिपिकल वाला इंटरव्यू हाँ। नहीं होगा, मैं जरा संजीदा सवाल करूंगी अपनी अपनी उम्र हाँ। अप्रोप्रिएशन के हिसाब से। लेकिन मजा आया यार, एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हाँ। भी होनी चाहिए। बिल्कुल ये हाँ। तो है। हाँ। तो इंशाल्लाह चले, ताला। ऑन एट लाइटर मोड, सुनो चंदा 3 कब आ रहा है? ओह। सुनो चंदा 3 नहीं आएगा, क्योंकि सुनो चंदा, क्योंकि मुझे लगता है यार जो उसकी स्टोरी थी वो अब खत्म हो घिस गए गई थे। है, अब घिस हाँ। गई है, लाना अब घिस मत। गई है अब यार। लाने भी चाहोगी तो मैं मना कर दूंगी, मत अब करना। लस्सी में पानी नहीं डाल सकती। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं ये जो कास्ट है इनको एक नई जो है एक नई स्टोरी के साथ मिलाऊं, क्योंकि लोगों को प्यार तो उनके साथ है ना, वो जो कैरेक्टर्स थे उनके साथ प्यार है, लेकिन स्टोरी डिफरेंट हो और उनको वो कैरेक्टर्स भी रिपीट ना हो यार। वो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं दोबारा अब शाहाना को बार बार लिखती रहूं, या मैं जी आर सल की वही टॉम एंड जेरी वाली जो फाइट्स दिखाऊं। जी आर और सल सीरियस किसी स्टोरी में भी तो आ सकते हैं ना। तो मैं लिखूंगी जरूर इन लोगों के लिए, इन कैरेक्टर्स के लिए, लेकिन एक डिफरेंट स्टोरी के साथ। और टू बी ऑनेस्ट जो है कोई वो जो प्रोड्यूसर्स भी इतने कोई सीरियस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता ना। ऐसे ही सारे जो हैं उसके फैंस मेरे पीछे पड़ जाएंगे, शायद ये लिखना नहीं चाह रही हैं। तो एक्टर्स भी इतने विलिंग नहीं है, वो भी मुझे यही कहते हैं कि नहीं कोई डिफरेंट स्टोरी लेके आए तो हम काम करेंगे। और चलिए सीजन 3 उसको सुनो चंदा नाम चले दे देंगे, लेकिन कहानी डिफरेंट हो। फिर मेरे पास भी खुल के लिखने का मार्जिन होगा ना, मैं उसको क्या दिखाऊं कि वो बच्चे पाल रहे हैं अपने, बाहर चले गए हैं। आपको याद है मैंने आपसे एक बात की थी, हाँ हाँ। रोमांस तब खत्म हो जाता है जब शादी हो हाँ, जाती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज को गलत साबित करूंगी, और आप देखिएगा कि जो है ना मेरा जो नेक्स्ट सीरियल होगा उसके अंदर शादीशुदा लाइफ को मैं रोमांस दिखाऊंगी और मजे वाला दिखाऊंगी। लुकिंग ऐसा फॉरवर्ड नहीं, टू दैट, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो आप रही है। देखिएगा इंशाल्लाह ताला जो है ना हाँ, आपको मजा आएगा उसको देख के। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वंस अगेन साइमा, थैंक यू सो मच, इट वाज एन ऑनर टू हैव यू विद अस। और बहुत मज़ा आया बात करके, और इंशाल्लाह पाकिस्तान आके फिर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह। तब हम्म। तक आपका अगला ड्रामा भी आ जाएगा। इंशाल्लाह ताला आपको क्रिटिसिज्म करने के लिए कई नई चीजें मिल चुकी होंगी, तो इंशाल्लाह ताला फिर बात होगी आपके साथ, ठीक है। चलिए, ओके जी ओके जी, व्यूअर्स, टेक केयर। थैंक यू कनाडा, थैंक यू टोरंटो। अपना आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, मैं भी थोड़ा उनका शुक्रिया अदा कर दूं ना। आप ओवर टू लोगों यू। ने जितनी पजीराई हमें यहाँ पे बख्शी है, जितना आप लोगों ने वार्मली हमें वेलकम कहा है, और मुझे बड़ा मैंने एंजॉय किया यहाँ पे आके, बड़ा मजा आया यार। मुझे यार पता चला कि यार ओवरसीज पाकिस्तानी तो बड़े भरे हुए हैं मोहब्बत से जो है। तो जो है बाकी ये गिला था इनका, इस दफा मैंने इस जलेबी में दिखाया था कि जो वहां से वो लेकर आते हैं 50 ml का परफ्यूम, तो मुझे यहाँ आके अंदाजा हुआ कि 50 ml के परफ्यूम्स लेके जाना पाकिस्तान वो भी बड़ा यार मुश्किल है, तो मुझे माफ कर दे लीला। मुझे याद है मैंने उस दिन वो आपको मैसेज किया था लिटरली, हाँ। यार ये क्या और किया मैं यार। बताऊं, मैंने खुद इस दफा 50 ml के को 3-4 परफ्यूम्स लिए हैं। तो वो इश्क जलेबी में इर्सा गजल लाती है ना, नूर भाई के लिए एक परफ्यूम लेकर आती हैं, तो वो उस पर बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि लो मेरे लिए यही आया था वहां से पाकिस्तान, सॉरी वो शायद कनाडा से आई थी या अमेरिका से। कनाडा से। कनाडा से आई थी, अच्छा इसलिए आपको ज्यादा आपने सीरियस ले लिया है। हाँ हाँ हाँ। हाँ ना, तभी तो दिल पे लगी थी यार, ठा करके। हाँ। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी सी लंबी ब्रेक के बाद। चलिए, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज।